हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अनटचेबल लेडी के सीजन 2 में। अब देखो, चाहता तो मैं इसे तुरंत स्टार्ट कर सकता था, पर मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। सीजन 2 की मानवा में इन लोगों ने आर्ट स्टाइल को थोड़ा चेंज किया है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आर्ट स्टाइल कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस, कैरेक्टर कैसे दिखता है और उसका बैकग्राउंड, ये सब आर्ट स्टाइल शो करती है। अनटचेबल लेडी के सीजन 2 में आर्ट स्टाइल चेंज होने की वजह से आपको कई कैरेक्टर्स अलग दिख सकते हैं, पर मैं आपको मेन कैरेक्टर्स की इमेजेस शो कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि वो कैसे दिखते हैं। आपका मजा खराब ना हो इसलिए मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया। अगर आप आर्ट स्टाइल को एक बार अपना लेंगे तो स्टोरी में बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज कोई भी बच्चा जो 18 साल से नीचे है, अगर वो इसको टीवी पर देख रहा है तो प्लीज तुम इसे टीवी पर ना देखो। इससे अच्छा तुम इसे अपने फोन में लगा कर देखो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जो तुम्हें टीवी में नहीं देखना चाहिए। कहानी उधर ही से शुरू होती है जहाँ वो खत्म हुई थी, यानी 4th सीजन फॉरेस्ट में, जहाँ एक्जियोन और हिलास दोनों राजा की आत्मा से मिले थे। राजा की आत्मा ने हिलास से कहा था, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो तो उस नेकलेस को ढूंढो जिसमें मेरी आखिरी सांसें हों। दोस्तों, हमें पिछले एपिसोड में बताया गया था कि राजा की हत्या 4 परिवारों के पहले हेड्स ने की थी उनकी दिव्य शक्ति को हासिल करने के लिए। पर राजा ने मरते वक्त अपनी इकलौती और आखिरी दिव्य शक्ति को अपनी सांसों के जरिए बाहर की दुनिया में छोड़ दिया था। आत्मा हिलास से कहती है, अगर तुम नाकाम हुई तो तुम कभी भी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाओगी और तुम्हें मौत कभी नसीब नहीं होगी। यह कहकर वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। हिलास मन में सोचती है, तो इसका लेना देना उसी से है, एक धोखेबाज जिसने राजा को धोखा दिया और उसका श्राप मुझ पर लगा। पर राजा की हत्या 3000 साल पहले हुई थी। इतनी पुरानी घटना का अंजाम मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है, आखिर क्यों? हिलास अपने हाथ से उस ग्रेल को लेकर जमीन पर फेंक देती है और वो गुस्से में कहती है, उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? एक्जियोन उससे कहता है, इनवर्डिन हेड, चलो वापस चलते हैं। अब हम चलते हैं कॉर्डेलिया मोंटेना के घर। ये वियोलेटा की दोस्त है जिसे आप पहले ही जानते होंगे। कॉर्डेलिया अपनी माँ का इंतजार कर रही है, पर उसे उनसे मिलने पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दिन हेलोइना एमिली की एंगेजमेंट पार्टी हुई थी, उस दिन पार्टी में उस बीस्ट ने तबाही मचा दी थी और वो बीस्ट डायरेक्ट वियोलेटा की ओर बढ़ रहा था। कॉर्डेलिया वियोलेटा की अच्छी दोस्त होने की वजह से उसे बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालने वाली थी, पर समय रहते बर्जट ने उन्हें बचा लिया था। यह बात कॉर्डेलिया की मदर को पता चल गई थी, जिस वजह से उन्होंने कॉर्डेलिया को बहुत डांटा, यह कहते हुए कि उसे उस समय खुद की जान की फिक्र करनी चाहिए थी। अरे कोई मर रहा हो तो उसे मरने दो, तुम क्यों कुएं में कूद रही हो? दोस्तों, ये मोंटेना फैमिली की हेड डेब्रिया मोंटेना है और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें अच्छे से याद रखें। कॉर्डेलिया अपनी माँ से कहती है, ऐसा मत कहिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। अगर उस वक्त मैं मर भी जाती तो मुझे कोई पछतावा नहीं होता। कॉर्डेलिया कहती है कि उसे उसकी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो अभी तक उससे नाराज हैं। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है। वो देखती है कि उसकी माँ किसी से बात कर रही है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर वो उन्हें पहचान जाती है कि वहाँ उसकी माँ और टेर्सो कैलिशिया बातें कर रहे हैं। कॉर्डेलिया कहती है, ये आखिर यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो पार्टी में होना चाहिए था वियोलेटा के साथ। तभी टेर्सो खिड़की की ओर देखता है, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। कॉर्डेलिया खुद को छिपा लेती है। दूसरे दिन हम इनवर्डिन रेसिडेंस पहुंच जाते हैं, जहां गैब्रियल अपनी बहन हिलास के पास बहुत खुशी खुशी आती है। वो उससे कुछ पूछने के लिए वहां आती है। तभी वो ये देखकर डर जाती है कि हिलास इस वक्त अच्छे मूड में नहीं है। गैब्रियल कहती है कि वो वैसे ही अच्छे मूड में नहीं रहती, पर आज कुछ ज्यादा ही मूड खराब है, मैं इस वक्त उनसे बात नहीं कर सकती। तभी हिलास को उसका नौकर बताता है कि लॉर्ड बर्जट आ चुके हैं। गैब्रियल को वैसे ही बर्जट से डर लगता है। वो उसका नाम सुनकर और डर जाती है और वो वहां से भागकर चली जाती है। एक्जियोन बर्जट वहां पर आ चुका है। वो जाकर सीधे हिलास के सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है। हिलास उससे बोलती है कि उसके लिए कल रात बहुत परेशानी वाली थी, इसलिए वो उसे अच्छे से वापस नहीं भेज सकी। क्या वो कल रात घर पहुंच गया था? एक्जियोन उससे कहता है, उसके लिए ये अजीब है, पर जब कल रात वो उससे बातें कर रही थी तब उसे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हों और जैसे हम एक दूसरे के बहुत करीब हों। और मुझे लग रहा था जैसे तुम्हें भी कंफर्टेबल फील हो रहा था मुझसे वैसे बात करके। हिलास उससे कहती है, ओह तो तुम यही चाहते हो? खैर, जब मैं कल घर वापस आई, मैं उसके बारे में सोचे जा रही थी जो कल 4th सीजन फॉरेस्ट में हुआ। मुझे लग रहा था जैसे वो कोई सपना हो, मुझे नींद तक नहीं आई उस सब से, और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ भी वैसा हुआ हो। एक्जियोन उससे कहता है, जो मैंने कल देखा हो सकता है वो मेरी इमेजिनेशन हो, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम आखिर करना क्या चाहती थी? तुम 4th सीजन फॉरेस्ट में क्या ढूंढ रही थी? हिलास उसे जवाब में कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। एक्जियोन उससे कहता है, अगर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं तो क्या तुम राजा का नेकलेस ढूंढने वाली हो जिसमें उनकी सांसें हैं? हिलास उससे कहती है, हाँ जैसे ऐसा हो सकता था। मैं ऐसी किसी भी चीज को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती जिसका कोई अता पता ना हो, और साथ ही में ये एक पुरानी कहानी है
और हम बच्चे नहीं जो इन सब चीजों पर विश्वास करें। कुछ टाइम बाद हम राजमहल पहुंच जाते हैं, जहां हमें हिलायस दिखती है। बर्जेट भी वहां आ जाता है और हिलायस से कहता है, मैं तो यहाँ ऐसे ही आ गया, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजा का नेकलेस ढूंढ रही हो? पर तुमने तो कहा था कि तुम ऐसी किसी भी चीज पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती जिसका कोई अता पता ना हो, है ना? एक्सियन के यहाँ आने से जस्ट थोड़ी देर पहले हिलायस यहाँ छानबीन कर रही थी। वो बताती है, जिन गार्डियंस ने ये कसम खाई थी कि वो राजा की रक्षा करेंगे, उन गार्डियंस ने अपनी कसम तोड़कर राजा की हत्या कर दी। जब राजा ने दर्द में चीखा तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को अपनी सांसों के जरिए इस दुनिया में छोड़ दिया। राजा की सांसें और वो दिव्य शक्ति, उनके शब्दों को समझ पाना आसान नहीं था। वो शब्द कहीं से भी ये नहीं बताते कि वो मुझे कहाँ मिल सकती हैं, पर ये ऐसी ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती हैं। और शायद आज भी दुनिया में ऐसी ताकत मौजूद हो, पर चार शाही परिवारों में कौन सी ताकत राजा की सांसों को दर्शाती है? इस बारे में सोचते सोचते मेरे मन में राजमहल आ जाता है। मुझे राजा की कब्र के पास एक अलग ही शक्ति महसूस होती है। कहीं ये राजा की सांस ही तो नहीं? ज्यादातर राजा से जुड़ी चीजें फोर सीजन फॉरेस्ट में रखी हुई हैं, पर मैं इस वक्त वहां नहीं जा सकती क्योंकि मैं अकेली हूँ। पर अभी के लिए मुझे आसपास ही देखना होगा। तभी हिलायस की नजर 72nd डोर पर पड़ती है। उसे वहां से एक स्ट्रॉन्ग पावर महसूस हो रही है और तभी वहां एक्सियन बर्जेट आ जाता है। एक्सियन उससे पूछता है, वो तो यहाँ ऐसे ही आ गया, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, मैं समझ गया, राजा की सांसें, है ना? पर तुमने तो कहा था तुम अपना टाइम ऐसी चीजों पर वेस्ट नहीं करना चाहती जिसका कोई अता पता ना हो। हिलायस उससे कहती है कि उसने ऐसा नहीं कहा था। एक्सियन कहता है, अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हारा और मेरा आइडिया एक जैसा ही है, क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसा कोई दिव्य शक्ति का नेकलेस सच में इस दुनिया में है तो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो हमें राजमहल में ही मिल सकता है। हाँ, तो मैं देख रहा था कि तुम इसके अंदर जाने की सोच रही थी, है ना? तो चलो साथ में अंदर चलते हैं। वो दोनों उस डोर के अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ एक बेडरूम नजर आता है। हिलायस कहती है, उसे यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पावर महसूस हो रही थी, इसलिए वो यहाँ उसे चेक करने आई है, ना कि वो राजा की सांसों को ढूंढ रही है। एक्सियन कहता है, ठीक है, मैं और तुम दोनों यहाँ अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से आए हैं। हिलायस कहती है, खैर ये किस तरह का कमरा है? ये बेडरूम है या रेस्टरूम, समझ नहीं आ रहा। और यहाँ इतनी सजावट किस खुशी में है? वैसे दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि ये सजावट किस लिए है यहाँ पर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं जानते तो खैर इग्नोर करें, हम आगे बढ़ते हैं। उन दोनों को वहाँ पर ऑकवर्ड फील होने लगता है। एक्सियन कहता है, अगर मुझे इस कमरे में सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ कोई नज़र आ रही है तो वो ये चीज़ है। एक्सियन उसके ऊपर से वो कपड़ा हटा देता है। उसके पीछे एक मिरर होता है। एक्सियन कहता है, मैं वैसे तो इग्नोर कर देता, पर इस मिरर को देखकर मुझे अजीब फीलिंग आ रही हैं। पर हम जब तक ये पक्का नहीं कर लेते कि ये क्या है, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और इसको टच भी नहीं कर। हिलायस उसको टच कर लेती है। एक्सियन उससे कहता है, सही है, मैं पहले से ही जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी। हिलायस उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है इसे देखने भर से हमें कुछ मिल जाएगा? एक्सियन कहता है, तुम सही हो, पर कुछ भी हो सकता है। क्या तुम हमेशा से ऐसे ही बेखौफ रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हिलायस उसकी बातें सुनकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसको कुछ याद आ जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कुछ फ्लावर्स का बुके जमीन पर गिरा हुआ है। दोस्तों, ये वही बुके है जो एक्सियन ने अपने सपने में देखा था हिलायस को देते हुए। हिलायस की यादों में एक्सियन उससे कहता है, जिन चीजों से तुम डरती हो और जिन चीजों में तुम कमजोर हो, अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हिलायस एक्सियन को कहती है, ऐसी कई चीजें हैं जिनसे वो बहुत पहले डरती थी, पर अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। हिलायस अपने हाथ को उस मिरर में घुसा देती है। एक्सियन उस पर चिल्लाकर कहता है, रुको, मैंने कहा था ना ये खतरनाक हो सकता है, पर फिर भी तुम नहीं सुनती। हिलायस उस मिरर के अंदर चली जाती है। एक्सियन उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो दोनों मिरर के अंदर चले जाते हैं और दूसरी ओर किसी जगह से बाहर निकलते हैं। उन्हें वो जगह अनजान लगती है। वहां पर हर तरफ कीमती और बहुत पुरानी चीजें रखी होती हैं। जिस मिरर से वो लोग बाहर निकले थे, एक्सियन उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्या ये मिरर इस जगह से जुड़ा हुआ है? ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा राजमहल में था। मुझे इससे कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। ये बिल्कुल आम मिरर की तरह लगता है। तभी उन दोनों को बाहर से आवाज आती है, जहां दो लोग बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें उस कमरे से आवाजें आ रही हैं। हिलायस और एक्सियन दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। वो दो लोग अंदर आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है, अजीब है, तुमने भी सुना था ना यहाँ से कोई आवाज आ रही थी? दूसरा व्यक्ति कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, यहाँ कोई भी नहीं है। तभी उनमें से एक की नजर सामने रखी आधी खुली अलमारी पर पड़ती है। वो अपने साथी से पूछता है, क्या वो अलमारी अक्सर ऐसे ही खुली रहती है? वो दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं पता, खैर हमें क्या करना, अब चलो यहाँ से। कभी तुम्हें आवाजें आती हैं तो कभी तुम्हारा ध्यान ऐसी चीजों पर जाता है जैसे कोई डिटेक्टिव हो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हिलायस और एक्सियन दोनों उस अलमारी से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों उस जगह से बाहर निकलने की सोचते हैं। एक्सियन कहता है,
पहले वो बाहर जाएगा, अगर कुछ हो गया तो। हिलास उसको मना करते हुए कहती है नहीं, पहले मैं जाऊंगी। हिलास बाहर निकलती है, एक्सियोन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। एक्सियोन कहता है जैसा सोचा था, ये किसी का घर है। हिलास कहती है कि उसे ये जगह जानी पहचानी लगती है। तभी उसे याद आता है और वो कहती है ये एमिली परिवार का घर है। दोस्तों, एक्सियोन और हिलास दोनों उस मिरर से डायरेक्ट एमिली एस्टेट पहुंच चुके हैं और उसी टाइम क्रिश्चियन परवेनम खुद एमिली एस्टेट विजिट करने आता है। क्रिस के साथ चल रहा वो गार्ड उसे बताता है कि लॉर्ड आपका इंतजार कर रहे हैं, इस तरफ आइए। क्रिस मन में कहता है यहाँ कितनी शांति है, इतनी शांति कि ये विश्वास कर पाना मुश्किल है कि कल ही इसी जगह मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा दी थी। क्रिस को गुस्सा आ जाता है ये याद करके कि वो बर्जट हेड ही था जिसने उस बीस्ट को मारा था। साथ में उसे वो भी याद आता है जो हिलास ने उससे कहा था, ना तुम मुझे कुछ दे सकते हो और ना मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्रिस कहता है क्या हिलास इनोइडन ने ये बात बर्जट हेड को मन में रखकर कही थी, क्योंकि वो हेड है और बहुत ताकतवर भी, इसलिए अगर ऐसी बात है तो क्या होगा अगर मैं भी घर का हेड बन जाऊं। तभी क्रिस की नजर उसके बगल में पड़ती है। वो उसी बिल्डिंग की दूसरी ओर एक्सियोन और हिलास को देखता है। वो उसके साथ चल रहे गार्ड से कहता है उसे नहीं पता था कि आज कोई और भी यहाँ विजिट करने वाला है। अगर उसे ये पहले से पता होता तो वो कोई और दिन आने का प्लान बनाता। गार्ड उससे कहता है नहीं, आज कोई भी यहाँ विजिट करने नहीं आया, भला हम किसी और विजिटर को यहाँ क्यों ही बुलाएंगे अगर खुद आप क्रिश्चियन सर हमें विजिट करेंगे तो। हाँ, कभी कभी यहाँ बर्जट फैमिली के लोग जरूर आते रहते हैं उस हादसे की इन्वेस्टिगेशन करने, पर फिलहाल आज किसी का भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। क्रिस मन में कहता है इसकी बातों से तो लग रहा है ये झूठ नहीं बोल रहा। क्रिस उससे कहता है शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। खैर मुझे ये बताओ कि वो सामने वाली बिल्डिंग किस काम की है। वो उसे बताता है हमारे लॉर्ड को पुराने और एंटिक सामान कलेक्ट करने की हॉबी है, तो वो बिल्डिंग उसी सब को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्रिस मन में कहता है ऐसी जगह हिलास इनोडेंट भला क्या ही करेगी, शायद मुझे सच में गलतफहमी हुई है। दूसरी ओर हिलास और एक्सियोन दोनों बिल्डिंग में घूम रहे हैं, वो भी बिना परमिशन के। तभी हिलास उसे एक पेंटिंग के पास ले जाती है। ये पेंटिंग हमने पहले भी देखी हुई है और यहाँ तक कि हमें पहले से इस पेंटिंग की राज के बारे में पता है। एक्सियोन उस पेंटिंग को देखकर चौंक जाता है। वो मन में कहता है राजा और पहले 4 शाही परिवार के हेड, इस पेंटिंग से तो मुझे एक एनर्जी महसूस हो रही है। इससे यह साबित होता है कि ये कोई आम पेंटिंग नहीं है। हिलास अपना हाथ उस पेंटिंग की ओर बढ़ाती है, तभी एक्सियोन उसका हाथ पकड़ लेता है। एक्सियोन उससे कहता है अभी तक जितनी भी हुई अजीबोगरीब चीजों को ध्यान में रखें तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको छूने से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तुम्हें अपनी मनमर्जी का करना इसी वक्त रोकना होगा। हिलास उससे कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। एक्सियोन कहता है क्या तुम भूल गई, मैं यहाँ अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से आया हूँ। हम अपराधियों से कम नहीं लग रहा है। चलो एक काम करें, साथ में उस पेंटिंग को छूते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही रोकता रहूंगा। हिलास मन में कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता है, इसलिए तुम ऐसी बातें करे जा रहे हो। हिलास उससे कहती है अच्छा कैसे रोकोगे तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते है ना। एक्सियोन को वो कसम याद आ जाती है जो उसने ली थी हिलास का हाथ पकड़ते हुए, जहां उसने कहा था डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो वो कभी भी हिलास को हर्ट नहीं करेगा। हिलास उसी का फायदा उठाती है और अब ये एक्सियोन के लिए कमजोरी बन चुकी है। एक्सियोन कहता है अच्छा तो तुम कहना चाहती हो कि जब तक मैं तुम्हें हर्ट ना करूं तब तक मैं तुम्हें इंटरप्ट नहीं कर सकता। हिलास उससे कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम पछताओगे। एक्सियोन का चेहरा उतर जाता है और वो कहता है मैं तुमसे इस बात पर लड़ना नहीं चाहता। हिलास कहती है ऐसा है तो चलो जो तुम कहते हो वो करते हैं। एक्सियोन उसे थैंक्स बोलता है उसकी बात सुनने के लिए और वो दोनों उस पेंटिंग को साथ में हाथ लगाने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर वो दोनों उस पेंटिंग को साथ में टच कर लेते हैं। तभी पेंटिंग में जहाँ राजा के दिल को पॉइंट किया गया था वो चमकने लगता है। हिलास और एक्सियोन दोनों चौंक जाते हैं। उस पेंटिंग से बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो पेंटिंग टूट जाती है, पर उस पेंटिंग से एक जेम यानी हीरा गिरता है। एक्सियोन उसे देखकर उसे उठाने की कोशिश करता है। जब वो उसे टच करता है तो उसे अचानक से हिलास का चेहरा दिखता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। हिलास उसे उठाकर कहती है इसमें तो बिल्कुल सेम एनर्जी आ रही है जैसे उस पेंटिंग से आ रही थी, जो थोड़ी देर पहले तो यहाँ थी पर अब गायब हो गई है। तभी उन लोगों को सीढ़ियों के ऊपर से आवाज आती है, जैसे लोगों को पता चल गया हो कि कोई यहाँ बिना परमिशन के घुस आया है। वो लोग उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ आने लगते हैं। तभी एक्सियोन हिलास को पकड़कर अपनी शक्तियों से उसे टेलीपोर्ट करके इनोइडन रेसिडेंस ले आता है। एक्सियोन उसे बताता है कि जब उसने जेम को टच किया था तो उसमें उसे कुछ दिखा, वो उसकी आंखों के सामने से तुरंत ओझल हो गया। वो हिलास से पूछता है क्या तुम्हें वो नहीं दिखा था। हिलास कहती है कि उसने तो कुछ नहीं देखा, पर आखिर तुमने देखा क्या। एक्सियोन कहता है मैं कुछ कह नहीं सकता। हिलास उसकी ओर जेम बढ़ाते हुए कहती है अगर तुम चाहो तो इसे फिर से टच करके देख सकते हो। एक्सियोन उसे दोबारा टच करता है, उसे इस बार वो विजन नहीं दिखता।
उसकी जगह उसे एक उदासी और मातम जैसी फीलिंग आती है। एक्सॉन मन में कहता है वो विजन बस पल भर का था। एक्सॉन के पसीने छूट जाते हैं। वो हिलास से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे इस वक्त जाना होगा। यह कहकर एक्सॉन वहां से चला जाता है। हिलास सोचती रह जाती है कि आखिर उसे क्या हुआ। वो कहती है कि वो उससे पूछेगी आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया। दूसरे दिन हिलास अकेले राजमहल जाती है। साथ में वो बताती है कि उसने जो कल चीजें हुई उस पर थोड़ी छानबीन की है। उसे उन कहानियों के बारे में थोड़ा और पता चला कि कैसे 4 शाही परिवारों के हेड ने राजा के दिल को आपस में बांटकर खाया था और कैसे इनोएडन राजा का खास सेवक था। हिलास उसी मिरर के सामने आती है जो राजमहल में रखा है और उसी से वो लोग कल एमिली स्टेट गए थे। हिलास बताती है कि उसने किताब में पढ़ा था कि ये मिरर राजा को उस जगह ले जाता था जहां वो जाना चाहते थे और जहां उन्हें जाने की जरूरत होती थी। अगर वो कहानी सच है, जैसे कल ये मिरर मुझे उस पेंटिंग के पास ले गया, वैसे ही ये आज मुझे वहां ले जाएगा जहां मैं जाना चाहती हूँ। हिलास यह कहकर उस मिरर के अंदर चली जाती है। उसका पैर दूसरी जगह पड़ता है और उसकी नजर उसके सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ती है जो कि अपने कपड़े बदल रहा है। यह व्यक्ति कोई और नहीं एक्सियन बर्जेट होता है। वो हिलास को देखकर चौंक जाता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। हिलास को खुद समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आ गई। तभी एक्सियन उससे कहता है 1 मिनट रुको, तुम आखिर मेरे कमरे में आई कैसे? क्या तुमने उस मिरर का इस्तेमाल किया था? तभी एक्सियन के कमरे के बाहर से सुलेमान नॉक करता है। वो कहता है कि लीडर ने जो उससे कहा था लाने को वो उसे ले आया है और तभी सुलेमान को महक आती है। वो समझ जाता है कि ये महक हिलास इनोएडन की है। वो अपने मन में उन दोनों के लिए अजीबोगरीब ख्याल बनाने लगता है, पर उसे इतना पता चल जाता है कि हिलास कमरे के अंदर है। तभी एक्सियन जोर से कहता है दरवाजा मत खोलना। सुलेमान घबराते हुए कहता है जैसा आप कहें सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप अपना काम करिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। एक्सियन हिलास से कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? क्या होता अगर ये मिरर तुम्हें किसी खतरनाक जगह ले जाता? हिलास उससे कहती है कि वो खुद नहीं जानती कि ये मिरर किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पहले ये एमिली एस्टेट चला गया और अब तुम्हारे बेडरूम में। एक्सियन कहता है आखिर इस मिरर का मकसद क्या है? हिलास कहती है किसे पता। वो उससे पूछती है क्या बर्जेट परिवार के पास भी वैसा कुछ है जैसा एमिली के पास वो पेंटिंग थी? एक्सियन कुछ देर सोचता है, तभी उसे अचानक याद आता है और वो कहता है कहीं ये वो तो नहीं। कुछ देर बाद जब हिलास और बर्जेट कमरे से बाहर जाते हैं तो वहाँ खड़े नौकर उन्हें देखकर हैरान होते हैं। वो नौकर कहते हैं इनोएडन की हेड बर्जेट हेड के कमरे से बाहर आ रही हैं, कहीं इनके बीच? हिलास एक्सियन से पूछती है हाँ तो तुम कुछ सोच रहे थे? एक्सियन कहता है हाँ हमारे पास एक एंटिक पीस है जिसे हमारी फैमिली कई सालों से अपने पास हिफाजत से रखकर आई है। एक्सियन एक कमरे का डोर खोलता है और कहता है यह वो चीज है, यह एक भाला है। एक्सियन बताता है कि उसने इसे कल रात को टच करके देखा था पर उससे कोई रिएक्शन नहीं निकला। साथ ही में एक्सियन कहता है मैं जानता हूँ कि मैं इसे दोबारा कह रहा हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी कोई भी चीज को टच करो जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते कि उससे क्या हो सकता है, और अगर तुम तब भी नहीं मानती तो फिर हम एक साथ इसे टच करेंगे। हिलास उससे कहती है जैसा सही लगे करो, लेकिन हिलास खुद पहले जाकर उस भाले को टच करती है। जैसे ही वो उसे टच करती है वो भाला चमकने लगता है और वो भाला भी गायब होकर एक जेम में बदल जाता है, बिल्कुल उस पेंटिंग की तरह जो इन्हें एमिली के घर पर मिली थी। तभी अचानक से हिलास के सामने एक सीन आता है जहाँ एक लेडी हाथ में उसी भाले को लिए होती है और वो उसे हाथ में लिए रो रही होती है। वो भाला सीधा राजा के सामने लिए हुए है और हमें साफ साफ दिखता है कि वो उससे राजा की जान लेना चाहती है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो राजा की आत्मा ने कहा था कि हिलास उस धोखेबाज की श्रापित बेटी है। साथ में उसने कहा था कि वो थोड़ी थोड़ी इनो की तरह लगती है। हम इस सीन में साफ साफ देख सकते हैं कि वो धोखेबाज लेडी इनोएडन की पहली हेड है और वो राजा की जान लेना चाहती है, और वो भी उसी भाले से जो बर्जेट के घर पर इस समय रखा हुआ था और अब गायब हो चुका है। हिलास उन यादों को देखकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो यादें किसकी थी और वो इंसान कौन था। हिलास के हाथ से वो जेम गिरकर एक्सियन के पैरों में आ जाता है। एक्सियन उसे उठाता है और जैसे ही वो उसे उठाता है हमें दिखता है जैसे उसे भी कुछ याद आ गया हो। हिलास मन में कहती है क्या लॉर्ड बर्जेट ने भी कल यही सीन देखा था जो आज मैंने देखा है? तो अभी एक्सियन हिलास का नाम लेते हुए कहता है हिलास इनोएडन। हिलास उसकी ओर मुड़कर देखती है। एक्सियन कहता है तो वो तुम थी, वो पास्ट जो मैं भूल चुका हूँ, और वो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ तो वो तुम थी इतनी टाइम से। दोस्तों उस जेम को टच करने से एक्सियन की वो मेमोरीज बाहर आ जाती हैं जो हिलास की पास्ट की होती हैं। हिलास उससे कहती है नहीं रुक जाओ, इसी वक्त रुक जाओ, वो सब भूल जाओ जो तुम्हें याद आ रहा है। हिलास ये सब बहुत घबराते हुए कहती है ऐसा क्या है जो हिलास को डरा रहा है? एक्सियन उसकी आंखों में देखते हुए उसका हाथ धीरे से हटा देता है और कहता है नहीं,
अब बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों अब आपको जानने मिलेगी हिलास की 5th लाइफ की आगे की कहानी। अगर आपको याद हो तो हमारे 4th एपिसोड की एंडिंग में एक्जोन बर्जेट हिलास को उस कैद खाने से निकालने के लिए वहां आ जाता है और उसी वक्त एपिसोड खत्म हो गया था। अब आपको उसके आगे की कहानी जानने को मिलेगी। हिलास बताती है कि उसकी 5th लाइफ में वो उस कैद खाने से बचने के लिए थी। वो उसकी 5th लाइफ का ना भुला पाने वाला पल था। एक्जोन जब हिलास को लेकर बाहर आता है तब हिलास का फादर डिएगो उससे कहता है, बर्जेट तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को इसी वक्त नीचे उतारो। और तुम हिलास पागल लड़की, तुम खुद को समझ क्या रही हो? उतरो उसकी गोद से और यहाँ आओ। हिलास उसके फादर की बात सुनकर डर जाती है। एक्जोन उससे कहता है, वह क्या बात है? उस बेटी की इतनी चिंता हो रही है तो उसे उस कैद खाने में बंद करके क्यों रखा था? तुम्हारा मुंह बहुत चल रहा है इनोडेन के हेड। तभी हम देखते हैं कि एक्जोन के आदमी डिएगो के पीछे खड़े होते हैं। वो डिएगो को उधर ही पीटना शुरू कर देते हैं। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर रिकार्डो आ जाता है। वो सीधा जाकर एक्जोन से कहता है, तुम बर्जेट हेड खुद को समझ क्या रहे हो? तुम आखिर यहाँ आए कैसे और यहाँ कर क्या रहे हो? क्या तुम भूल गए तुम इनोडेन स्टेट में खड़े हो? तुम अपनी मनमानी यहाँ नहीं कर सकते। एक्जोन उससे कहता है, मेरे सब्र को मत तोड़ो रिकार्डो इनोडेन, मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया है और कंफर्म भी कर लिया है। तुम्हें सच में लगता है मैं खड़े खड़े तुम्हारी बकवास सुनूंगा? मैं खुद को इस वक्त बहुत कंट्रोल किया हूँ, इसलिए मुझे उकसाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, समझ गए? रिकार्डो समझ जाता है कि एक्जोन बर्जेट इस वक्त कितने गुस्से में है। एक्जोन का ध्यान वहाँ खड़ी गैब्रियल पर जाता है। गैब्रियल उसे देखकर डर जाती है। एक्जोन हिलास को लेकर वहाँ से बाहर निकल आता है। हिलास मन में कहती है, क्या ये भी मुझे चोट पहुँचाएगा? एक्जोन उसे शांत कराता है और उससे कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। हिलास को उसकी बाहों में एक आराम सा महसूस होता है। उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने इस आराम को अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया और उस दिन वो उस दर्द से आजाद हो गई जो उसके परिवार वालों ने उसे दिया था। एक्जोन हिलास को बर्जेट स्टेट ले आता है। हिलास की नींद 3 दिन बाद खुलती है। वहाँ खड़े सभी नौकर हिलास को अपनी चिंता जाहिर करते हैं। हिलास मन में कहती है, ये लोग मेड जैसे तो बिल्कुल नहीं, इन्हें मेरी परवाह है। मैंने अपने होश गंवा दिए थे। जब 3 दिन बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को बर्जेट के यहाँ पाया। वो लोग हिलास का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। हिलास मन में सोचती है, आखिर उसने मुझे क्यों बचाया? हम लोगों ने एक दूसरे को पहली बार तब देखा था जब वो हेड बना था और तब मैं छोटी थी। कहीं वो मुझे मेरी पावर्स की वजह से तो यहाँ नहीं ले आया? खैर इस बात से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मुझे अपने घर से ज्यादा केयर मिल रही है। घर की याद आते ही हिलास की मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं। उसे उसका फादर डिएगो नजर आता है जो उसे ब्लड लेने के लिए फोर्स करता है। वो उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी? ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इन्हें खा लो। हिलास खुद को नोचने लगती है, यह कहते हुए कि वो नहीं चाहती कि उसके फादर उसमें और ब्लड इंजेक्ट करें। खुद को नोचते हुए वो चीखने लगती है कि उसे अकेला छोड़ दो, वो इसे और नहीं झेल सकती। एक्जोन को जैसे ही हिलास की आवाज आती है वो तुरंत उसके कमरे की ओर जाता है और वो उसे पकड़कर शांत कराता है। हिलास रोने लग जाती है और वो उससे माफी मांगती है। एक्जोन उससे पूछता है, पर वो माफी किस लिए मांग रही है? हिलास उसको कहती है कि उसने बेडशीट खराब कर दी, इसलिए उसे माफ कर दो। एक्जोन उससे कहता है, तुम्हें ऐसी बातों के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और ना तुम्हें यहाँ कोई डांटने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि तुम अब खुद को चोट नहीं पहुँचाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों करती हो और यह भी कि ये आदत इतनी आसानी से नहीं जाएगी, पर फिर भी तुम्हें इससे दर्द होता है ना? खैर मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर को बुलवाता हूँ। यह कहकर एक्जोन वहाँ से चला जाता है। हिलास अपने मन में कहती है, वो टाइम टू टाइम मुझे देखने आता है और मैं दुखी ना हूँ इसलिए मुझसे प्यार से बात करता है, पर उसकी ऐसी बातें मुझे डराती हैं। मैं पहले भी ऐसे बातों में फंस चुकी हूँ और धोखा खा चुकी हूँ। मैंने क्रिस पर पूरा भरोसा किया था पर उसने मुझे धोखा दिया। नहीं, अगर मैं फिर से किसी पर डिपेंड हो जाऊंगी तो मैं अंत में खुद को फिर हर्ट करूंगी। मैं ऐसा नहीं चाहती और ना ही मैं अपने दिल में किसी और के लिए फिर से जगह बना सकती हूँ। एक्जोन ये सब बातें कमरे के बाहर से सुन रहा होता है, पर उसने सिर्फ इतना सुना कि हिलास अपने दिल में किसी के लिए फिर से जगह नहीं बना सकती, क्योंकि बाकी बातें हिलास ने अपने मन में कही थी। एक्जोन वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद हिलास को देखने वियोलेटा कैलिशिया आती है। वियोलेटा खुद को इंट्रोड्यूस कराती है, साथ में वो कहती है कि वो अपनी आंखों से हिलास को नहीं देख सकती। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आता है जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। वियोलेटा ने हिलास की 5th लाइफ में, जो कि अभी आपको सुनाई जा रही है, अपनी आंखें खो दी हैं। अगर आपको याद है तो करंट टाइमलाइन में हेलोवीना एमिली की एंगेजमेंट पार्टी में एक बीस्ट ने हमला किया था। उस हादसे को हिलास ने रोका था। अगर वो वैसा नहीं करती तो वियोलेटा अपनी आंखें खो देती। इस टाइमलाइन में भी वैसा ही हुआ था। एंगेजमेंट पार्टी तो हुई थी लेकिन इस वक्त हिलास वहां पर नहीं थी, जिस वजह से वियोलेटा ने अपनी आंखें खो दी। वियोलेटा हिलास को कहती है, तुम और मैं 1 साल पहले मिले थे, तुम्हें याद है? जब मैं अपनी बग्गी से जा रही थी तभी तुम अचानक से मेरे सामने आ गई थी। तुमने मुझसे मदद की भीख मांगी थी और तुम्हारे फादर तुम्हें वहां से उठाकर ले गए थे।
तुम्हारा वो चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने मुझे नजर आ रहा है। तुमने मुझसे मदद बहुत उम्मीद से मांगी थी, पर फिर भी मैं नाकाम रही। हिलास मन में कहती है वो मुलाकात बिल्कुल पल भर की थी और उसे ये बात अभी तक याद है। वियोलेटा हिलास से कहती है सच ये है कि वो मैं ही थी जिसने बर्जर से कहा था तुम्हें वहां से बचाकर लाने को। हिलास यह सुनकर चौंक जाती है। वियोलेटा आगे बताती है कि उसने एक्सियन से कहा था कि वो तुम्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से निकाले और कोई भी गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी कैलिशिया परिवार उठाएगा। वियोलेटा हिलास का हाथ पकड़ते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बचाने में बहुत देरी की, मुझे माफ कर दो। वियोलेटा की बात सुनकर हिलास को रोना आ जाता है। वो उनसे कहती है क्या उसने कुछ गलत किया था? शायद वो एकदम पागल थी, इसलिए उसके घर वालों ने उसके साथ ऐसा किया। हिलास खुद को सबका दोषी मानते हुए जोर जोर से रोने लगती है। वियोलेटा उससे कहती है नहीं नहीं लेडी इनोइडेन, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। हिलास हमें बताती है कि उस दिन वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह रोई। वियोलेटा हिलास से माफी मांग रही होती है। हिलास बताती है कि उसकी सारी दर्द की फीलिंग्स एक साथ बाहर निकल आई थी और उसी वजह से वो उस समय नहीं समझ पाई कि वियोलेटा उससे माफी क्यों मांग रही थी। खैर दोस्तों, वियोलेटा हिलास से माफी कई वजहों से मांग रही थी। एक तो इस बात से कि उसने हिलास को बचाने में देरी कर दी थी और दूसरी वजह हम आपको आगे बताएंगे। कुछ टाइम बाद एक्सियन से मिलने उसकी मॉम आती हैं। वो उससे पूछती हैं अच्छा तो ये लड़की है जिसकी तुम आजकल इतनी देखभाल कर रहे हो? मैंने सुना है कि उस बेचारी ने बहुत कुछ झेला है, पर बात ये हुई थी कि कैलिशिया परिवार उसका ख्याल रखेगा, है ना? और हाँ, शायद मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारा काम उसको इनोइडेन से निकाल कर लाना था, पर तुम तो उसका पालन पोषण करने लगे। एक्सियन कुछ देर सोचता और फिर कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि। इतने में उसकी मॉम कहती है वजह चाहे जो भी हो, जब तक वो यहाँ है उसका अच्छे से ख्याल रखना, वो बहुत भोली है। थोड़ी देर बाद एक्सियन गार्डन में चला जाता है। वो इस बात को सोचता है कि उसकी माँ ने कहा था कि उसका काम सिर्फ उसे वहां से बचाकर लाना था, पर जब मैंने उसके कमजोर शरीर को अपनी गोद में उठाया तो मुझे लगा कि मुझे उसे बर्जट ले आना चाहिए। अगर मैं उसे कैलिशिया ले जाता तो उसकी कंडीशन वहां और खराब हो जाती। वहां का एनवायरनमेंट सही नहीं, सिर्फ वियोलेटा ही वहां सही है, पर उसकी भी आंखों ने उसका साथ छोड़ दिया। जैसा माँ ने कहा कि वो बेचारी और भोली है, क्या मुझे भी वो बेचारी लगती है जिस वजह से मैं उसे अपनी आंखों के सामने ही रखता हूँ? खैर अभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिनों बाद कोर्ट में मुकदमा होने वाला है क्योंकि 4 शाही परिवारों में से एक इनोइडेन परिवार कैलिशिया ब्लड के हेराफेरी में इन्वॉल्व है। तभी एक्सियन की नजर व्हील चेयर पर बैठी हिलास पर पड़ती है। मेड बताती है कि हिलास सो चुकी है, वो काफी थकी हुई थी, इसलिए हिलास के ऊपर रखा वो कपड़ा जमीन पर गिर जाता है। एक्सियन उसे उठाता है और वापस उस पर रख देता है। एक्सियन कहता है ये आज बहुत शांत लग रही है, मैं इसका ये चेहरा पहली बार देख रहा हूँ क्योंकि अक्सर ये सोते और जागते परेशान ही रहती है। ये बिल्कुल उन समुद्र के चमकते हुए पत्थरों की तरह है जो पहले तो लंबे समय तक लहरों के धक्के खाते हैं और फिर एक दिन आईने की तरह चमकते हैं, और इसी वजह से मैं अपना ध्यान उससे हटा नहीं सकता। तभी हिलास की आंखें खुल जाती हैं। हिलास कहती है बिल्कुल भी याद मत करना, हम करंट टाइमलाइन में वापस आते हैं। हिलास अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कोई जरूरत नहीं उस सबको याद करने की। यह कहकर हिलास वहां से गायब हो जाती है। मेरे पोकेमॉन्स, अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने हिलास की 5th लाइफ को अभी तक पूरा नहीं जाना है, जिस वजह से हम नहीं जानते क्यों हिलास नहीं चाहती एक्सियन कुछ भी याद करे। यहाँ तक कि उसकी 6th और 7th लाइफ की कहानी अभी बाकी हैं, और जिसमें 7th लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी लाइफ में हमारी कहानी शुरू हुई थी और हिलास कैद खाने में कैद क्यों थी ये सब हमें आगे जानने को मिलेगा। पर अब टाइम आ चुका है उन लोगों से सवाल करने का जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसी क्या कमी है जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा और आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। खैर चलिए स्टोरी में वापस चलते हैं। हिलास वहां से चली जाती है। एक्सियन 1 में सोच रहा होता है उसने जो देखा वो कोई विजन नहीं हो सकता बल्कि वो उसकी खोई हुई यादें हैं। हम देखते हैं कि वो जैम एक्सियन के हाथ में ही होता है और तभी कमरे के बाहर से कोई नॉक करता है। एक्सियन बाहर जाकर देखता है तो उसे उसके घर के बड़े बुजुर्ग नजर आते हैं। वो बूढ़े लोग एक्सियन से कहते हैं हमने नौकरों से सुना कि इनोइडेन ने यहाँ विजिट किया है, इसलिए हम लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ रुक गए। हमारा तुम्हें डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था, पर घर के बड़े होने की वजह से हम आभारी रहेंगे अगर हमें इनोइडेन की हेड से मिलने का मौका मिले। पर तुम अकेले क्यों हो? लॉर्ड इनोइडेन तुम्हारे साथ थी, वो कहाँ हैं? वो लोग कहते हैं वो कहाँ हैं, तुम्हारे रूम में या ड्राइंग रूम में? अगर हमें पहले से पता होता कि तुम लोग एक दूसरे के इतने करीब हो तो हम तुम्हें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करते। तभी एक्सियन कहता है मेरे प्यारे एल्डर्स, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो लोग बहुत खुशी खुशी पूछते हैं वो क्या है। एक्सियन बताता है वो जो एंटिक पीस था ना, वो भाला जो आपने सेफ रूम में रखा था वो मुझसे गलती से टूट गया है, इसलिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसे जानने का पहले हक बनता है। वो लोग पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो हड़बड़ा जाते हैं। वो एक्सियन से कहते हैं आप जरूर मजाक कर रहे हैं ना,
एक्सियन कहता है जाओ जाकर खुद चेक कर लो। एक्सियन अपनी टेलीपोर्ट शक्तियों का इस्तेमाल करने जा रहा है। वो मन में कहता है कि उसे हिलास को जाकर देखना होगा कि वो आखिर कैसी है। एक्सियन इनोएडन आ जाता है। उसके पैर के नीचे ब्लॉसम का एक पत्ता डला होता है और जब वो ऊपर देखता है उसकी खुद की आंखों पर उसे यकीन नहीं होता। पूरे इनोएडन रेसिडेंस में हिलास की शक्तियों ने तहलका मचा दिया होता है। अब जो यहाँ पर हुआ है उसे जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि जब हिलास बर्जट के वहां से चली गई थी तब क्या हुआ। टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। हिलास बर्जट स्टेट से घर वापस आ जाती है। वो मन में कहती है ये क्या हो गया, उसको जरूर कुछ याद आ गया, पर क्यों? इससे पहले 7 जिंदगियों में एक्सियन को कभी भी उसकी यादें नहीं मिली, फिर अब ऐसा क्यों? ऐसा शायद जो मेरी 7वीं जिंदगी में हुआ था उसकी वजह से हो रहा है, पर मैंने सब कुछ खत्म कर दिया था इस जिंदगी में आने से पहले। हिलास के हाथ में एक्सियन की बांधी हुई टाई होती है। वो उसे अपनी शक्तियों से पत्तों में बदल देती है। हिलास कहती है लगता है उसे ये जिंदगी भी खत्म कर देनी चाहिए। खैर मैं उस हीरे को बर्जट के वहां ही छोड़ाई। तभी हिलास को एक आवाज आती है, मुझे खाओ, खाओ मुझे। हिलास को वो आवाज उस जेम से आती है। वो उसे देखती है और कहती है राजा ने कहा था मैं उनकी दिव्य शक्ति को ढूंढूं और उसे अपने पास रखूं। क्या यही राजा की सांसें हैं? फिर तो ये आसान रहेगा। हिलास उस जेम से कहती है जैसा तुम चाहो, पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इस वजह से खा रही हूँ क्योंकि तुमने मुझसे कहा था। तुम्हें खाने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर सकूं। यह कहते हुए हिलास उस जेम को निकल जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं डिएगो को जो कि घर में तबाही मचा रहा होता है। रिकार्डो और घर का बटलर उसे शांत कराते हैं, पर डिएगो कहता है तुम बताओ कि मुझे क्या करना है? तुम लोगों ने खुद को समझ क्या रखा है? मैं तंग आ चुका हूँ तुम सबसे। मुझे तुम लोगों में से किसी की भी जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से गधों। तभी वहाँ हिलास आ जाती है। हिलास कहती है मुझे लगा आप इससे ज्यादा कर सकते थे। आपसे गुस्से में कुछ टूटा तो वो था सिर्फ एक चाय का कप। अगर आपको कुछ तोड़ना है तो उससे कम से कम इतना नुकसान तो होना ही चाहिए। हिलास अपनी शक्तियों से डिएगो के पीछे की दीवार तोड़ देती है। डिएगो को समझ नहीं आता कि हिलास ऐसा कैसे कर सकती है, उसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। हिलास के उस हमले से पीछे की पूरी दीवार तबाह हो जाती है। हिलास कहती है ये अभी खत्म नहीं हुआ। हिलास अपनी शक्तियों से वहां तोड़फोड़ करने लगती है। हिलास कहती है कि जब उसने अपनी पिछली जिंदगी में इन लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे तब उसे लगा कि उसका बदला पूरा हो चुका है, पर उसे अभी भी लगता है कि उसके अंदर की आग अभी तक नहीं बुझी है। हिलास अपनी शक्तियों से डिएगो के ऊपर हमला करने जाती है और वो अपनी शक्तियों से डिएगो के पेट में टहनियां घुसा देती है। डिएगो जख्मी हो जाता है। वो हिलास से कहता है कि वो उसके पास ना आए। हिलास कहती है कि आपको मुझसे डर लग रहा है? मैंने तो अभी तक कुछ शुरू भी नहीं किया। हिलास डिएगो पर फिर से हमला करती है। वो उसे अधमरा कर देती है। डिएगो हिलास से कहता है हिलास रुक जाओ, मैं मानता हूँ कि मैं एक बहुत बुरा पिता रहा, पर मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि जो तुम मुझे इस प्रकार की सजा दे रही हो? हिलास उससे कहती है हाँ आप नहीं समझोगे, आपको बुरा लग रहा होगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि आपको इसकी वजह नहीं पता है ना? पर अब मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही अपनी जिंदगी के लिए तड़पो। हिलास डिएगो की सारी पावर उससे ले लेती है। डिएगो को विश्वास नहीं होता कि उसके साथ ये क्या हो गया। रिकार्डो भी वहाँ अपने फादर की मदद के लिए आता है। हिलास उसको भी लपेट लेती है। हिलास मन में कहती है कि उसने जानबूझकर पार्टी वाले दिन रिकार्डो की बेइज्जती की थी ताकि उसको इतना टाइम मिल सके कि वो फादर से अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सके ताकि वो दोनों अपनी जिंदगी की आगे की चॉइसेस खुद ले सकें इससे पहले कि वो आ जाए। दोस्तों हिलास जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही है वो टेर्जो कैलिशिया है और जैसे वो ये जानती है कि अगर टेर्जो डिएगो और रिकार्डो से किसी भी तरीके से मिलता है तो वो उनके लिए सही नहीं होगा। अब टेर्जो ऐसा क्या कर रहा है उसकी जानकारी हमें इस समय नहीं है। हिलास कहती है पर अब नहीं, मैं थक चुकी हूँ इंतजार करते करते। आज से तुम दोनों इनोएडन परिवार का हिस्सा नहीं हो, समझ गए? इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। हिलास ने पूरे इनोएडन स्टेट में अपना कब्जा कर लिया है। रिकार्डो अपने फादर को सहारा देते हुए उन्हें वहाँ से लेकर जा रहा होता है। हिलास पूरे स्टेट को अपनी शक्तियों से ढक रही है। वहाँ के सारे नौकर वो जगह छोड़कर जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो यहाँ रहे तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। रात हो जाती है। हम देखते हैं पूरी बिल्डिंग में हर जगह रोज ही रोज की ब्रांचेस फैली हुई हैं। हिलास वहाँ खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए कहती है कि उसको अब शांति महसूस हुई। तभी वहाँ कोई उसका नाम लेता है। ये एक्सियन बर्जट है। एक्सियन उससे कहता है तो तुम यहाँ हो, क्या तुम ठीक? इतने में हिलास उसको टोकते हुए कहती है उधर ही खड़े रहो, मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना ही नहीं चाहिए था। एक्सियन कहता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। हिलास उससे कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं फिर से वैसा नहीं होने देना चाहती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा क्या करूं। मुझे नहीं पता तुमने उन यादों में क्या देखा, पर जो भी देखा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे लिए मायने नहीं रखते। हिलास मन में कहती है
कि एक्सियन को जरूर उसकी यादें वापस मिल गई होंगी और उसकी सिर्फ एक ही वजह है। हिलास अपनी 7वीं जिंदगी याद करती है जहां वो एक्सियन से कहती है कि वो उसकी जान ले ले। एक्सियन उसकी बात मानने से मना कर देता है। हिलास उससे कहती है थैंक यू, पर अगली बार ऐसा मत करना। दोस्तों इस टाइम हम नहीं जानते कि एक्सियन ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए हिलास ने उसे कहा था कि वो अगली बार ऐसा ना करे। ये कहानी उसकी 7वीं लाइफ की है जिसे इस वक्त हम नहीं जानते। हिलास बताती है कि उसकी 7वीं जिंदगी में एक्सियन उसके साथ था जब उसने अपनी जान ले ली थी। हिलास बताती है इसका मतलब ये नहीं कि एक्सियन मेरे लिए स्पेशल हो गया, उससे कुछ बात तो याद है, बस वो चीज़ ही मुझे गुस्सा दिला रही है और मुझे दुखी भी कर रही है। मैं नहीं चाहती कि उसको पता चले कि मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रही हूँ। क्या मुझे इस जिंदगी को भी खत्म कर लेना चाहिए? पर क्या हो अगर उसको फिर से अगली जिंदगी में कुछ याद आ जाए? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। हिलास के हाथ कांपने लगते हैं। एक्सियन उससे कहता है हिलास तुम सही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो, ना ही मुझे ये समझ आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। पर हिलास मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने का कोई पछतावा नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। हिलास कुछ नहीं कहती। एक्सियन आगे कहता है जिस चीज़ से तुम डरती हो और जिस चीज़ के लिए तुम कमज़ोर हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उन सबको तुमसे दूर कर दूंगा। तुम मुझे सब बता सकती हो, आखिर मैं भी तो तुम्हारे इस दर्द का एक हिस्सा हूँ। हिलास उससे कहती है अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ तो क्या तुम चले जाओगे? एक्सियन कहता है हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तभी जब मैं तुम्हारी सारी चिंता और परेशानियों को दूर कर दूंगा और जब मैं एक बार फिर से तुम्हारे उस हंसते हुए चेहरे को देखूंगा। हिलास उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम कौन हो? तुमने एक छोटा सा विजन क्या देख लिया? मैं तुम्हारे लिए इतनी खास कैसे हो गई? एक्सियन कुछ देर सोचता है और फिर कहता है अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ तो फिर तो ये और अच्छी बात है। एक्सियन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए राजी हूँ, अपना काम होने के बाद मुझे भगा देना। हिलास उससे कहती है मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम पछताओगे। एक्सियन को वियोलेटा की वो बात याद आती है जो उसने कही थी जब उसने कहा था कि उसे हिलास इनवेडन से दूर रहना चाहिए, अगर वो उसके साथ इन्वॉल्व होगा तो वो पछताएगा। एक्सियन उससे कहता है क्या तुम भूल गई, मैंने कहा था मैं पछताने के लिए भी तैयार हूँ। उसी शाम हम देखते हैं गैब्रियल को जो कि परवेनम पहुंच जाती है। क्रिस का भाई रेनॉक गैब्रियल से कहता है कि क्रिस सर इस वक्त यहाँ नहीं है। गैब्रियल उससे कहती है कि वो आज क्रिस को नहीं, आज वो उसे यहाँ देखने आई है। गैब्रियल उसके हाथ में एक बॉक्स थमा देती है। रेनॉक उसे खोलता है तो उसे उसमें एक रुमाल मिलता है। वो गैब्रियल से पूछता है कि ये किस लिए, जिस पर गैब्रियल उसे बताती है कि उसने पार्टी में उसका रुमाल लिया था, इसलिए वो उसके लिए एक नया वाला ले आई, उसका और कोई इरादा नहीं था। वो क्या है ना, तुम्हारा वाला गंदा हो गया था इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। रेनॉक मन में सोचता है कि अगर उसे गंदा वाला भी वो दे देती तो वो उसे धोकर इस्तेमाल कर लेता, पर ये साफ साफ एक गिफ्ट की तरह है। रेनॉक उससे कहता है अगर तुम कह रही हो कि ये मेरे पिछले वाले के बदले है तब तो मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम्हें ऐसा दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे से एक मेड आती है जो गैब्रियल को आवाज देती है। वो कहती है लेडी गैब्रियल एक बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है, इनवेडन स्टेट तबाह हो चुका है। ये सुनकर गैब्रियल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं क्रिस को जो कि बहुत जोरों से हंस रहा होता है क्योंकि रेनॉक उसे बताता है कि हिलास ने पहले खुद के घर को तबाह कर दिया और उसके बाद सबको वहां से धक्के देकर निकाल दिया। क्रिस कहता है अब उसे समझ आ गया है, अगर उसे हिलास को अपना बनाना है तो उसे अब एक कदम आगे जाना होगा। उसका प्लान है कि अब पहले वो घर में थोड़ी सफाई करना चाहता है। हम देख सकते हैं कि क्रिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। क्रिस कहता है मुझे मेरे भाई से मिलने जाना होगा। दोस्तों क्रिस अपने भाई यानी घर के हेड से मिलने की बात कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हेड क्रिस का फादर बनने का एक्ट करता है, पर असल में वो उसका बड़ा भाई है। दूसरी ओर हम इनवेडन रेसिडेंस पहुंच जाते हैं जहां मेड हिलास के लिए ब्रेकफास्ट लगाती है, पर मेड इस बात को सोचकर थोड़ा परेशान है कि उसे एक्सियन को ब्रेकफास्ट कराना चाहिए या नहीं। एक्सियन मेड की ओर देखते हुए कहता है कि उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे इस वक्त कुछ नहीं खाना। मेड उन दोनों को खड़े खड़े वहाँ देख रही है, उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है उन दोनों को ऐसा देखते हुए। हिलास एक्सियन से कहती है तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, पर तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, वो है कि मेरे साथ 4 सीजन फॉरेस्ट तक जाना और वहां से आना। इसके अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना जब तक मैं खुद तुम्हें नहीं बुलाती। दूसरे शब्दों में उस कॉर्नर पर रखे प्लांट की तरह वहां खड़े हो जाओ ताकि मुझे लगे कि तुम यहाँ नहीं हो। मेड हैरान हो जाती है। वो मन में कहती है कि लेडी आप बजट हेड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। एक्सियन उससे कहता है अगर मैं उस प्लांट की तरह चुपचाप वहां खड़ा हो जाऊं तो क्या तुम मुझे पानी देने आओगी, और जैसे कि प्लांट की देखभाल करते हैं क्या तुम मेरी भी वैसे देखभाल करोगी। हिलास का मूड खराब हो जाता है। वो टेबल से उठकर अपना खाना छोड़कर वहां से जाने लगती है। एक्सियन उससे पूछता है क्या उसका 4 सीजन फॉरेस्ट जाने का प्लान कब है, जिस पर हिलास उसे कोई जवाब नहीं देती और वहां से गुस्से में चली जाती है। मेड के होश उड़ जाते हैं ये सब देखकर। एक्सियन कहता है
लगता है मुझे खुद को एक प्लांट में बदल लेना चाहिए। दोस्तों अब हम कहानी के उस मोड़ पर चलने वाले हैं जहाँ कहानी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। हम देखते हैं कहीं पर कोई लेडी के पैरों में उसे हील्स पहना रहा होता है। वो लेडी कहती है तो तुमने रिकार्डो इनोवेडन को इन सब में घसीट ही लिया। मुझे हैरानी नहीं हुई ये जानकर कि वो इतनी जल्दी हमारी बातों में आ गया। इतने टाइम से लोग उसको द प्रिंस ऑफ रोजेस कहते आए हैं। अब जब उसकी बहन उसकी जगह रोजेस की मालिक बनेगी तो उसका हमारी बातों में आना जाहिर है। हम देखते हैं जो व्यक्ति उस लेडी को हील्स पहना रहा है वो टेर्जो कैलिशिया होता है। ये पार्टी वाले दिन रिकार्डो से मिला था। टेर्जो उस लेडी से कहता है कि रिकार्डो जल्द ही आने वाला है। और दोस्तों जो लेडी सामने बैठी होती है वो बर्जेट फैमिली की पुरानी हेड और एक्सियन बर्जेट की माँ जेनन बर्जेट होती है। वो कहती हैं कि उसे मोंटेना हेड की राय लेनी पड़ेगी। इनोवेडन को इस झमेले में डालना रिस्की हो सकता है। दोस्तों अब यहाँ ये लोग क्या करने वाले हैं हमें इसके बारे में जरा भी आइडिया नहीं है, पर अब ये याद रखना कि जो भी होने वाला है उसमें एक्सियन की माँ, टेर्जो कैलिशिया और मोंटेना फैमिली की हेड इन्वॉल्व हैं और साथ ही में ये लोग इस सब में रिकार्डो को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। उसी रात हम देखते हैं हिलास को जो कि उस मिरर के सामने खड़ी होती है जो उसे कहीं भी ट्रैवल करा सकता है जहां उसे जाने की जरूरत है और जहां वो जाना चाहती है। हिलास मन में कहती है कि उसे फोर्सियन फॉरेस्ट में रखी हुई उन बुक्स के अंदर राजा के मिरर और राजा की उन सांसों के बारे में जानकारी मिल सकती है, पर वो वहां नहीं जा सकती क्योंकि एक्सियन जरूर वहां जाकर राजा की आत्मा को बुलाना चाहेगा और उनसे अपनी खोई हुई यादों के बारे में पूछना चाहेगा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए चलो अकेले ही तलाश करते हैं। हिलास उस मिरर के अंदर चली जाती है। तभी उसको उसकी आंखों पर भरोसा नहीं होता। सामने से आवाज आती है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हिलास के हाथ एक मर्द के ऊपर रखे होते हैं। ये मर्द एक्सियन बर्जेट होता है। एक्सियन उससे कहता है, क्या तुमने फिर से मिरर का इस्तेमाल किया? ये पहले भी हो चुका है। हिलास देखती है कि एक्सियन इनोवेडन में ही एक गेस्ट रूम में रुका हुआ है। एक्सियन उससे कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये मिरर तुम्हें बार बार इस जैम के पास लाने की कोशिश कर रहा है। हिलास उस जैम को हाथ में लेती है। एक्सियन उससे कहता है, अजीब बात है, जरूर नहीं सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास ये जैम है, पर ये मिरर तुम्हें मेरे ही पास क्यों लेकर आ रहा है? हिलास मन में कहती है, नहीं, ये मिरर मुझे बार बार जैम के पास नहीं लाना चाहता है। ये मिरर राजा को हमेशा उधर लेकर जाता था जहां वो जाना चाहते थे और जहां उन्हें जाने की जरूरत थी और जहां उन्हें जाना ही चाहिए था। एक्सियन के पास बार बार जाने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है, हिलास को गुस्सा आ रहा होता है। एक्सियन उससे पूछता है क्या वो ठीक है? हिलास उससे कहती है कि वो उसके पास ना आए, ना ही वो उसका नाम ले और ना ही वो उसे देखे। तभी हिलास को उसकी पास्ट सेल्फ उसे पकड़ लेती है। वो उससे कहती है, अगर तुम उसे इतना चाहती हो तो थोड़ा सा मतलबी होने में क्या जा रहा है? जाओ, जो चाहे उससे ले लो, हर वो चीज जिसकी तुम्हें चाहत है, क्योंकि तुम इसे डिजर्व करती हो। हिलास उसको मना कर देती है और वो कहती है कि वो एक्सियन को नहीं चाहती। उसकी पास्ट सेल्फ उससे कहती है, झूठी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम उसे कितना चाहती हो। एक्सियन हिलास से कहता है, क्या तुम रो रही हो? हिलास कहती है, भला मैं इतनी सी बातों पर क्यों रोऊंगी? एक्सियन उससे कहता है, क्योंकि मेरी उन यादों में तुम हमेशा रोती रहती थी, पर मैं नहीं जानता था कि तुम क्यों रो रही थी। मैं इसे जानना चाहता हूँ और तभी मैं इस वादे को पूरा कर सकूंगा जो मैंने तुमसे किया था। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो एक्सियन ने हिलास से कहा था कि जिस चीज़ से भी वो डरती है और जिस चीज़ में भी वो कमज़ोर है, अगर वो उसे परमिशन दे तो वो उसके लिए हर चीज़ को दूर कर देगा। हिलास मन में कहती है कि अगर मैं सही हूँ तो मिरर मुझे बार बार एक्सियन के पास ले आएगा। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक आइडिया है। हिलास एक्सियन से कहती है, एक्सियन मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है। एक्सियन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैनात हूँ। हिलास कहती है कि उससे पहले कुछ पहन लो, बड़े अजीब लग रहे हो। एक्सियन कपड़े बदल लेता है और वो दोनों उस मिरर में चले जाते हैं। एक्सियन कहता है, ये कैसी अजीब सी जगह है, यहाँ खूनी खून की स्मेल आ रही है। तभी एक्सियन की नजर एक जगह पड़ती है और उसे उस कैद खाने के पीछे कई सारे बीस्ट नजर आते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है, वो उन मॉन्स्टर्स को खाना देने वाला होता है। वो उन दोनों से कहता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। हिलास अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उस व्यक्ति की जान ले लेती है। एक्सियन को समझ नहीं आता कि हिलास ऐसा कैसे कर सकती है। हिलास उससे कहती है कि इसने हमें देख लिया था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था इसकी जान लेने के अलावा। हिलास अपने बगल में देखती है उन बीस्ट को जो कैद होते हैं। हिलास को उनकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है। वो हिलास से कहते हैं, इसे हमें दो, इसे हमें दे दो। हिलास कुछ सोचती है, फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उस इंसान का पैर पकड़कर उसे मॉन्स्टर के हवाले कर देती है। वो मॉन्स्टर्स उसे चबा जाते हैं। एक्सियन हिलास से कहता है, हिलास आखिर तुम ये क्या कर रही हो? हिलास कहती है, ऐसा लग रहा था जैसे वो मॉन्स्टर्स उससे अपना बदला लेना चाहते थे, इसलिए मैंने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। एक्सियन कहता है, खैर हिलास
तुम्हारी शक्तियों की महक और निशान देर तक रह जाते हैं। अगली बार से तुम मुझे मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करने देना। फिलहाल जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो दोनों उस बेसमेंट से निकलकर उसके ऊपर वाली बिल्डिंग में आ जाते हैं। एक्सियन देखता है कि जिस दरवाजे से वो निकला है वो एक सीक्रेट डोर है जो पूरे तरीके से गायब हो गया है। तभी हिलास को एक पावर की एनर्जी महसूस होती है। हिलास उसका पीछा करती है। एक्सियन उसे रोकने की कोशिश करता है और वो उसे हॉलवे की दूसरी ओर खींच लेता है। एक्सियन कहता है कोई आ रहा है, हमें छिपना होगा। तभी वहाँ दो लोग आते हैं। उनमें से एक कहता है मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। हिलास उस आवाज को पहचान लेती है और एक्सियन को भी शक होता है कि उसने ये आवाज कहीं सुनी है। हिलास एक्सियन को शांत कराती है। तभी हिलास की नजर उसके बगल में चल रहे उन दो लोगों पर पड़ती है। ये कोई और नहीं रिकार्डो और टेर्जो होते हैं। हिलास के घर से निकाले जाने के बाद रिकार्डो और उसके फादर को रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। टेर्जो ने उनके लिए एक पूरी की पूरी बिल्डिंग का इंतजाम कर दिया। टेर्जो रिकार्डो से कहता है कि वो जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। वो दोनों बातें करते करते वहाँ से चले जाते हैं। हिलास मन में कहती है कि उसे उन दोनों से पावर निकलती हुई महसूस हो रही है। जरूर इन दोनों में से किसी के पास वो आइटम होगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। एक्सियन हिलास से पूछता है क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए, जिस पर हिलास कहती है नहीं नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। एक्सियन अपने मन में कहता है ये बहुत ही अजीब है, मैं नहीं जानता कि वो दोनों कौन हैं, पर मुझे उनमें से बहुत ही जाने पहचाने सेंट की महक आ रही है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है टेर्जो और एक्सियन की मॉम एक दूसरे के ज्यादा करीब नजर आ रहे थे। एक्सियन की माँ के पास जो सिगार है उसमें भी जादुई शक्तियां हैं और एक्सियन को उससे वैसी ही महक आ रही थी। एक्सियन मन में कहता है कि हिलास को घर पर छोड़ने के बाद वो इस पर जांच पड़ताल करेगा। तभी हिलास अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उसे वहां से टेलीपोर्ट कर लेती है। उधर ही हम देखते हैं रिकार्डो को जो कि ये सोच रहा होता है कि अगर टेर्जो कैलिशिया उनकी मदद नहीं करता तो वो लोग अभी तक सड़क पर आ गए होते। उसके फादर पूरे दिन बेड रेस्ट करते हैं और उसकी बहन गैब्रियल का कोई अता पता नहीं जब से वो उस शाम बाहर गई थी। चलते चलते रिकार्डो अपनी जेब में हाथ डालते हुए एक चाबी निकालता है और उससे कहता है कि उसे ये चाबी उसके रूम के बाहर गिरी हुई मिली थी, ये जरूर इम्पोर्टेंट होगी इसलिए मैं इसे लौटा रहा हूँ। टेर्जो से वो लेते हुए कहता है जरूर इसे नौकर ने गिरा दिया होगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जाओ जाकर आराम करो, तुम थक गए होगे। और हाँ तुम्हें पूरी आज़ादी है इस घर में घूमने की और किसी भी एरिया को इस्तेमाल करने की, पर ध्यान रखना तुम उस जगह ना जाओ जहाँ मैंने तुमसे पहले मना किया था जाने को, ठीक है। रिकार्डो मान जाता है पर वो मन में सोचता है सच कहूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर क्यों ये हमें विला को इस्तेमाल करने दे रहा है बिना किसी रोक टोक के। आखिर ये हमसे बदले में चाहता क्या है, और सबसे बड़ी बात वो बदबू किस चीज की है जो उस एरिया से आ रही है। पर मुझे नहीं लगता मुझे उससे इस बारे में कुछ पूछना चाहिए। रिकार्डो उससे कहता है तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। टेर्जो से थैंक्स कहता है समझने के लिए और उसे गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। उसी रात हम परवेनम चलते हैं जहां हम देखते हैं कि जमीन पर खून डला हुआ है और ये खून किसी और का नहीं परवेनम के हेड का होता है और उन पर हमला करने वाला हमारा क्रिस होता है। क्रिस का बड़ा भाई गोटिए जो कि घर का हेड है वो पूछता है क्रिस उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। क्रिस कहता है ये सब तो बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था, आजकल पता नहीं मुझे क्या हो रहा है पर मेरा खून बहुत खौल रहा है तुम्हारे लिए, इसे बता पाना मुश्किल है, पर ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुमने उस चीज को मुझसे छीन लिया जो मेरे लिए बहुत कीमती थी मेरी आंखों के सामने। दोस्तों यहाँ पर क्रिस जो बात बोल रहा है कि उसके भाई ने उसकी कीमती चीज छीन ली, वो बात हिलास की दूसरी जिंदगी की है। क्रिस भी इस बात पर श्योर नहीं है कि वो क्या कह रहा है, पर ये ऐसा है जैसे उसे भी उसकी यादें वापस मिल रही हो। क्रिस उसके बाल पकड़कर कहता है मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर ही तुम्हारा गला घोटने की इच्छा होती है, अब चुनो कि तुम्हारी जान ले लूं या तुम अपनी मर्जी से मुझे घर का हेड बना दो। हम चलते हैं बर्जेट स्टेट जहां एक्सियन बर्जेट बैठकर अपना काम कर रहा है। वो याद करता है कि कैसे पिछली रात हिलास ने उससे कहा था कि अब से वो किसी भी काम में उसके बीच में ना आए, वो अकेले ही उस आइटम को ढूंढ लेगी। एक्सियन मन में कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सका, पर आखिर वो कौन सी जगह थी जहां उस मिरर ने हमें भेजा था और वो महक कितनी जानी पहचानी क्यों थी। ऐसी कई अजीब चीजें थी वहां जिनके बारे में मुझे नहीं पता, पर जो बातें मैंने वहां सुनी और हिलास की रिएक्शन देखकर मुझे इतना तो पता चल गया है कि उन दो आदमियों में से एक तो रिकार्डो इनोवेडन था, पर वो आखिर ऐसी जगह कर क्या रहा था जहां मॉन्स्टर्स को ब्रीड किया जा रहा है और उसके साथ वो दूसरा आदमी कौन था। दोस्तों उस टाइम एक्सियन ये देख नहीं पाया था कि वो दोनों कौन है, क्योंकि वो टेर्जो और रिकार्डो को बहुत अच्छे से जानता है। अगर उसे वो दिख जाते तो उसके लिए ये पता लगा पाना और आसान हो जाता कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तभी वहाँ शिलेमन बर्जेट आता है, वो उससे कहता है क्या वो रिपोर्ट दे सकता है। एक्सियन कहता है जितनी जल्दी हो सके बताओ,
शिलेमन बताता है हमें एमिली परिवार और उस म्यूटेंट मॉन्स्टर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं मिला, पर हमें उस पेंटिंग के बारे में कुछ पता चला जो एमिली परिवार के घर में थी। दरअसल वो पेंटिंग ओरिजिनली राजमहल की है। एमिली के हेड से हमें पता चला उसे वो पेंटिंग इतनी पसंद आ गई थी कि उसने उसे वहां से चुरा लिया। सिर्फ वो पेंटिंग ही नहीं, ऐसी बहुत सारी एंटिक चीजें हैं जो उसने चुराई हैं। मैंने इतना लालची कलेक्टर आज तक नहीं देखा। दोस्तों हमें पता चलता है कि वो पेंटिंग जो एमिली परिवार के पास थी वो राजमहल की है। इसी वजह से हिलास को उसके अंदर से एक अलग ही शक्ति महसूस हो रही थी। एक्जन उसे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड। शिलेमन कहता है लॉर्ड क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आप काम पर वापस कब आने वाले हो? एक्जन कहता है उसे नहीं पता। शिलेमन को गुस्सा आता है। वो कहता है आप हमेशा ही ऐसे काम से दूर भागने लगे हैं, मैं कब तक ऐसे अकेले इसको हैंडल करता रहूंगा। एक्जन उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और उससे कहता है आज तुम्हारी रिपोर्ट सुनकर मैं यह कह सकता हूँ कि तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव होती जा रही हैं। मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। शिलेमन ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है, या कहें चने के झाड़ पर चढ़ जाता है। एक्जन कहता है इसलिए ऐसे ही काम जारी रखो, और यह कहकर एक्जन वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम राजमहल चलते हैं जहां हम देखते हैं हिलास को जो कि फोर्स एंड फॉरेस्ट के गेट के सामने खड़ी होती है। हिलास उस गेट को टच करती है पर वो नहीं खुलता। हिलास मन में कहती है कि उसने जेम को खाया तो उसे लगा कि उसके पास इतनी शक्ति तो होंगी कि वो अकेले ही फोर्स एंड फॉरेस्ट जा सकती है, पर वो गलत थी। तभी वहाँ कोई हिलास का नाम लेता है, ये क्रिस होता है। वो हिलास से कहता है लेडी हिलास आज आप अकेले ही यहाँ आ गई हो, आपके प्यारे लॉर्ड वर्जट कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने सुना आपने अपने घर में दंगे फसाद करके सबको घर से निकाल दिया, क्या ये बात सच है? हिलास उससे कहती है कि वो पॉइंट पर आकर बात करे, तुम आखिर यहाँ किस लिए आए हो? क्रिस उससे कहता है क्या तुम्हें याद है पार्टी वाले दिन हमारी क्या बात हुई थी? मैंने कहा था अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो क्या तुम मुझे चुनोगी बजाय उस बजट हेड के? अब मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्रिस यह कहते हुए अपने हाथ के ग्लव्स उतारता है और हिलास से कहता है तुमसे एंगेजमेंट के बदले मैं अपना परवैनम तुम्हें सौंपता हूँ। दोस्त इसका मतलब ये है कि क्रिस हिलास से एंगेजमेंट करने के बदले अपने हेड होने के फायदों से उठाने देगा। हिलास ये बात सुनकर खुश हो जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई क्रिश्चियन परवैनम, आओ मेरे पास। क्रिस का शातिर दिमाग दौड़ने लगता है। उसे लगता है कि हिलास उसकी बातों में आ गई है। वो उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है जैसा आप कहें, मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। दूसरी ओर हम एक्जियन को देखते हैं जो कि अपनी माँ के पास आया होता है। उसकी माँ उससे कहती हैं कि मेरे अकलू बेटे को आज अपनी माँ की याद कैसे आ गई, लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। एक्जियन उनसे पूछता है कि उसके फादर कहाँ हैं, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि वो बाहर गए हैं। उसकी माँ उससे कहती हैं वैसे एक बात बताओ, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो और क्या वो इनोवेडन की हेड हिलायस है? एक्जियन पूछता है क्या घर के एल्डर्स ने फिर से आपके कान भर दिए? उसकी माँ जनन कहती है नहीं, दरअसल तुमसे उसके सेंट की महक आ रही है। उसका सेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम भी जानते हो। तुम्हारे ऊपर उसका सेंट मिलना लगता है तुम्हें बहुत चाहती है। ये तो कोई भी बता सकता है मेरे बेटे कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है, घर के बूढ़ों के ऊपर नाम मत लगाओ। एक्जियन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मॉम, जैसा आप सोच रही हैं। जनन उससे पूछती है क्या वो शर्मा रहा है? वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आखिर तुम अपने फादर पर जो गए हो। खैर मैं हिलायस इनोवेडन से फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ। एक्जियन उनसे कहता है मैं नहीं जानता कि आपके मन में क्या चल रहा है, पर आप उससे दूर रहिए। जनन कहती है मैं उसे खा नहीं जाऊंगी। एक्जियन कहता है ये वार्निंग सिर्फ आपके लिए नहीं है माँ, अगर उसके ऊपर किसी ने उंगली भी उठाई तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जनन को अपने बेटे को इतना ऑब्सेस्ड देखकर गुस्सा आता है। वो कहती हैं ठीक है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी, वरना मेरा बेटा मुझे छोड़ेगा नहीं। एक्जियन कहता है वो अपने फादर का अंदर इंतजार करेगा। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। एक्जियन अंदर जाकर सोचता है कि उसे पूरा यकीन है जो मैक उस दिन उस बिल्डिंग से आ रही थी वो उसकी माँ की सिगरेट के जैसी थी, क्योंकि वो अपना खुद का बनाया हुआ मिश्रण फूकती हैं। कोई चांस ही नहीं बनता कि वैसा सेम का सेम कोई फूक सकता है। उस घर में कोई ना कोई सुराग तो होगा इस बात का कि मेरी मॉम उस जगह थी। दोस्तों एक्जियन का शक अपनी माँ पर बढ़ने लगता है। हम अच्छे से जानते हैं कि उसकी माँ वहाँ थी और वो भी टेर्स ऑफ कैलिशिया के साथ। तभी एक्जियन को वहाँ एक शक्ति महसूस होती है। जहाँ से वो महसूस होती है वो उस कमरे में जाता है और उसे वहाँ एक चाबी मिलती है। वो उसे उठाने जाता है। तभी उसकी माँ उसे पीछे से कहती हैं क्या तुम्हें इस चाबी में दिलचस्पी है? उस चाबी में एक अलग ही एनर्जी है ना? एक्जियन उनसे पूछता है क्या ये चाबी उनकी है, जिस पर जनन उसे मना कर देती है। वो उस चाबी को उठाती है और एक्जियन को देते हुए कहती हैं अब चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, तो मैं तुम्हें ये चाबी गिफ्ट के तौर पर दे रही हूँ। जाओ और जाकर खुद पता कर लो कि ये चाबी किस काम की है। और हाँ नीचे चलो, तुम्हारे फादर आ गए हैं, वो बहुत खुश हैं ये जानकर कि तुम यहाँ हमसे मिलने आए हो, तो शक्ल थोड़ी अच्छी बना लो ताकि उनसे मिल सको। दूसरी ओर हम देखते हैं हिलायस और क्रिस को, दोनों फोर्सियन फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। चलते चलते क्रिस कहता है यहाँ इतना ज्यादा फॉग है कि कोई भी आराम से यहाँ खो सकता है, पर मेरे साथ तुम जो हो तो ऐसा नहीं होगा। हिलायस उसे कोई जवाब नहीं देती।
क्रिस सोचता है कि ये बर्जट हेड के साथ भी ऐसे ही चुपचाप रहती है। खैर उसने आज उसकी जगह मुझे चुना है, मैं इसी में खुश हूँ। तभी हिलास उसका हाथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। क्रिस उस सुनसान फॉरेस्ट में अकेला रह जाता है। हिलास उन डोर्स के सामने पहुंच जाती है जहां फैमिली के रिकॉर्ड्स भरे पड़े हैं। जैसे ही वो गेट खोलती है उसकी नजर ऊपर लटकी हुई अजीब सी चमकती हुई घंटियों पर पड़ती है। हिलास उन घंटियों को टच करती है। जैसे ही वो उन्हें छूती है वो घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। उसकी एनर्जी से वहां और हिडन बुक शेल्फ्स बाहर आ जाते हैं। उसी दोपहर एक्सियन इनोइडन आता है। वो मेड से पूछता है कि हिलास कहाँ है, जिस पर मेड उसे बताती है कि लेडी अभी तक वापस नहीं आई हैं। साथ ही में मेड मन में सोचती है कि ये आजकल यहाँ अक्सर आने लगे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये दोनों नए शादीशुदा जोड़े हों। एक्सियन कहता है मैं जानता हूँ, उसने नहीं बताया होगा कि वो कब वापस आएगी। खैर जब वो लौटे तो मुझे बता देना। तभी एक्सियन की नजर डिएगो के कमरे पर पड़ती है। वो अंदर जाता है और देखता है वहाँ कितनी गंदगी मची पड़ी है। एक्सियन की नजर वहाँ एक सीक्रेट रूम पर पड़ती है। वो मन में सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस जगह पहले कभी आया हूँ। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ से एक्सियन हिलास को उसकी 5th लाइफ में बचाकर ले गया था। एक्सियन कहता है कि उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि काश वो उसकी सारी यादों को वापस पा सकता। दूसरी ओर 4th सीजन फॉरेस्ट में हम हिलास को देखते हैं जो कि बुक्स पढ़ रही होती है। वो अपनी घड़ी की ओर देखती है। हिलास को आज सुबह हुई एक्सियन से कन्वर्सेशन याद आती है जहां एक्सियन उससे कह रहा होता है कि वो आज बर्जट स्टेट जाएगा। वो उम्मीद करता है कि जब वो लौटे तो वो दोनों साथ में डिनर कर सकें। हिलास को उसकी बातें याद आ रही होती हैं और वो मन में कहती है मुझे उसकी बातें याद क्यों आ रही हैं, मैंने कोई प्रॉमिस थोड़ी किया था कि साथ ही में डिनर करेंगे। फिलहाल मेरे लिए इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हिलास कुछ सोचती है और वो बुक बंद करके वहाँ से चली जाती है। उसी जगह हम देखते हैं क्रिस को जो कि इस फॉग में खो चुका है। ये लगभग यहाँ 3-4 घंटे से फंसा हुआ है। वहाँ हिलास आती है। क्रिस उसे देखकर खुश हो जाता है। वो पूछता है कि वो इतनी देर से कहाँ थी, जिस पर हिलास उसे कोई जवाब नहीं देती। इस बात से क्रिस को बहुत गुस्सा आता है पर वो सबका कुछ नहीं कर सकता। हिलास उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। क्रिस उससे कहता है क्या तुम भी रास्ता भटक गई थी? क्या है ना ये फॉग इतना ज्यादा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मिस हिलास क्या आपको पता है हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? हिलास उसकी ओर अजीब ढंग से देखती है। वो उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे आगे की ओर घसीटती है जहाँ हमें 4th सीजन फॉरेस्ट का एंट्री गेट नजर आता है। हिलास उससे कहती है हम पहुंच गए। क्रिस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि हिलास को उसको यहाँ लाने में सिर्फ 4 कदम लगे। क्रिस कहता है तो ये है 4th सीजन फॉरेस्ट, देखने में तो बाहर का गेट लग रहा है। हिलास भी सोचती है कि इसे ये नहीं पता कि मैं 4th सीजन फॉरेस्ट जाकर आ भी गई और ये बाहर आ चुका है ना कि अंदर। हिलास वहाँ से जाते जाते उससे कहती है कि वो उससे कल मिलेगी। क्रिस उसको रोकते रह जाता है। वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है मुझे आज तक किसी ने भी ऐसे ट्रीट नहीं किया। खैर आखिर कितनी देर तक तुम मुझे इग्नोर कर लोगी हिलास इनोइडन? दूसरी ओर हम देखते हैं हिलास के फादर डिएगो को जो कि कोई सपना देख रहे हैं। उस सपने में उन्हें हिलास दिखती है जो उनसे कहती है फादर मैं 5वीं बार एक ही जिंदगी को जी रही हूँ। दोस्तों ये सीन हिलास की 5th लाइफ का है जो डिएगो सपने में देख रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे डिएगो को भी अपनी यादें वापस मिल रही हों। डिएगो कहता है तुमने मेरे सपने में भी अपनी बकवास शुरू कर दी पागल लड़की। हिलास कहती है फादर क्या आपको यकीन है इन्हें खाने से मेरी शक्तियां मेरे भाई के पास चली जाएंगी? ये सीन हिलास की 3री जिंदगी का होता है। हिलास अपने फादर से माफी मांगती है यह कहकर ये सब उसकी गलती है, उसे माफ कर दो फादर। यह सीन हिलास की पहली जिंदगी का होता है। डिएगो को समझ नहीं आ रहा आखिर सब क्या चल रहा है। हिलास डिएगो से पूछती है क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हो, इतनी ज्यादा कि आप मेरा गला तक घुटने से नहीं चूकोगे? डिएगो की नींद खुल जाती है और वो चीखने चिल्लाने लगता है। वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है नहीं कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्यों करूंगा? दोस्तों अभी तक आप अच्छे से देख सकते हैं कि एक्सियन, बर्जट, क्रिस एंड इवन डिएगो इनको हिलास की पिछली लाइफ की परछाइयां दिखने लगी हैं। उसी शाम हम इनोइडन पहुंच जाते हैं जहां एक्सियन बुक पढ़ रहा है। उसे महसूस होता है कि हिलास वापस आ चुकी है। एक्सियन उसे वेलकम कहने उसके पास जाता है। एक्सियन कहता है मुझे लगा तुम देरी से आओगी पर तुम डिनर से पहले आ गई। हिलास उससे कहती है तुम्हारी जेब में जो चीज है वो तुम्हें कहाँ से मिली? एक्सियन सोचता है कि हिलास ने चाबी को महसूस कर लिया। वो उसे बताता है कि आज जब वो बाहर गया था तब उसे ये मिली। और हाँ मैं पहले ही तुमसे ये पूछ लेता हूँ अगर मैं ऐसे कुछ देर अपने पास रखूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हिलास मन में सोचती है कि एक्सियन उसे वो चाबी इतनी जल्दी नहीं देना चाहता। वो उससे कहती है ये चाबी तुम्हें मिली है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? एक्सियन उससे कहता है क्योंकि वो उसे ये वैसे भी देने वाला है। हिलास मन में सोचती है कि अभी तक जैसे वो बर्ताव करता आया है यह देखकर मैं कह सकती हूँ कि ये मुझे वो दे देगा पर वो उसके हाथ में ही सेफ है। हिलास उससे कहती है जैसा तुम्हें सही लगे। एक्सियन उससे कहता है अच्छा वैसे क्या तुम डाइनिंग रूम में जा रही हो? हिलास कहती है हाँ जा रही हूँ। तो एक्सियन कहता है
इसका मतलब तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया। मुझे उम्मीद है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे सुबह कुछ कहा था, है ना? हिलास उससे कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्या तुमने मुझसे कुछ कहा था? मुझे तो याद नहीं। तभी हिलास की पास्ट सेल्फ उसको टोकते हुए कहती है, तुम झूठ कह रही हो। मैं जानती हूँ कि अंदर ही अंदर तुम मुझसे प्यार से बात करना चाहती हो। आखिर तुम इसको मान क्यों नहीं लेती? तुम वहाँ से जल्दी वापस आ गई सिर्फ इसी वजह से ताकि तुम उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सको, है ना? हिलास कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी पास्ट सेल्फ उससे कहती है, उसको इग्नोर करना बंद करो। अगर तुम्हें ये बात परेशान करती है, उसके साथ ईमानदारी से पेश आओ, क्योंकि वो भी जानता है कि तुम झूठ बोल रही हो। एक्जन हिलास से कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं मैं तुमसे अभी पूछ लेता हूँ। चलो साथ में खाना खाते हैं। हिलास को शर्म आ जाती है और वो वहाँ से डाइनिंग रूम जाते जाते कहती है, जो दिखाई दे करो। एक्सन उससे पूछता है, आखिर बात क्या है? हिलास उससे कहती है, कुछ नहीं, अब चुपचाप चलो खाने। दूसरे दिन हिलास राजमहल पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे एंट्रेंस पर ही वैसे ही घंटियां नजर आती हैं जो उसे फोर्सियन फॉरेस्ट में मिली थी। हिलास सोचती है, क्या इन्हें टच करने से उसे यहाँ भी सीक्रेट रास्ता मिलेगा? हिलास उन्हें छूती है और वहाँ एक और एरिया आ जाता है। हिलास ये देखकर हैरान होती है। हिलास कहती है, अगर उसे पता चल जाए कि ये कैसे काम करता है तो शायद वो अकेले ही फोर्सियन फॉरेस्ट जा सकती है। तभी वहाँ कोई हिलास को आवाज देता है। ये हिलास का रिप्रेजेंटेटिव नॉर्टन पेरानो होता है। वो हिलास से कहता है, लॉर्ड हिलास, आपसे मिले कितना टाइम हो गया? उसके पीछे और भी कई लोग होते हैं। ये लोग 4 शाही परिवारों के नीचे के परिवारों के हेड हैं। उन नीचे के परिवारों के एग्जाम्पल मोंटेना फैमिली, हेलोइना फैमिली और पेरानो फैमिली है। पेरानो कहता है कि सेलिब्रेशन पार्टी के बाद वो कई बार इनोएडन आने की कोशिश किया, पर उसे वहां आने की परमिशन नहीं मिली और साथ ही में उसने सुना कि इनोएडन परिवार अलग हो चुका है, इसलिए वो घबरा गया। उसे लेडी हिलास की बहुत चिंता हो रही थी। हिलास उससे कहती है कि उसे अच्छा लगा कि उसे उसकी चिंता है, पर उसे शांत हो जाना चाहिए। हर कोई जानता है कि पेरानो फैमिली इनोएडन फैमिली के कितने करीब है और पेरानो फैमिली डायरेक्ट सर्व करती है इनोएडन को, पर तुम्हें अपनी भावनाओं को ऐसे लोगों के सामने नहीं आने देना चाहिए। पेरानो शांत हो जाता है। वो हिलास से माफी मांगते हुए उसे ग्रीट करता है। बाकी फैमिली के हेड्स भी हिलास को ग्रीट करते हैं। हिलास मन में कहती है कि अब मुझे इसकी आदत हो गई है। जब पेरानो ने पहली बार ऐसा किया था तब मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा था, पर अब नहीं। साथ ही में मुझे अब उतना फर्क ही नहीं पड़ता, ये जानते हुए भी कि उनमें से एक हम 4 शाही परिवारों के बीच आग लगाने की कोशिश कर रहा है और जिसकी ओर हिलास ये देखकर सोच रही है वो मोंटेना फैमिली की हेड डेब्रे मोंटेना है, कॉर्डेलिया की माँ। हिलास उन सबका ग्रीट एक्सेप्ट करते हुए आगे कहती है, बात करें अगर मोंटेना फैमिली की, मुझे उम्मीद है कि आपको एमिली पार्टी में हुए बीस्ट हमले के बारे में अच्छे से पता होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कॉर्डेलिया ने अपनी जान की परवाह न करते हुए वियोलेटा को बचाने के लिए आगे आ गई थी। किस्मत वाली थी वो जिसे कोई चोट नहीं आई। मोंटेना की हेड कहती हैं, हम 4 शाही परिवारों के लिए काम करते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दें। मोंटेना की हेड हिलास को मोंटेना मेंशन में टी पार्टी अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं और कहती हैं, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ लॉर्ड इनोएडन। साथ में ही भले ही हम इनोएडन फैमिली के लिए काम न करते हो, पर जब बात 4 शाही परिवारों के लिए वफादारी की आती है तो हम भी दूसरे नंबर पर आते हैं बाकी परिवारों में से। पेरानो कहता है कि हमारे यहाँ भी विजिट करना और ऐसे करते करते वहाँ खड़े सारे फैमिली के हेड हिलास को इन्वाइट करते हैं। तभी हिलास को कुछ महसूस होता है। वो मन में कहती है, ये 2 ताकतवर लोग आखिर एक दूसरे से टकरा ही गए। हिलास वहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि उसको एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। हम देखते हैं क्रिस को जो कि फोर्सियन फॉरेस्ट के गेट पर हिलास का इंतजार कर रहा होता है। क्रिस कहता है कि वो आज जानबूझकर लेट आया ताकि हिलास को उसका वेट करना पड़े, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, मुझे ही उसका इंतजार करना पड़ रहा है। अभी क्रिस की नजर सामने से आ रहे एक्सजोन पर पड़ती है। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। एक्सजोन उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। क्रिस को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है, लॉर्ड बर्जट, मैंने तुम्हें पार्टी के बाद से नहीं देखा। ओ, देखा जाए तो बर्जट हेड की आजकल यहाँ बहुत मीटिंग्स हो रही हैं, पर आज किसके साथ मिलने जा रहे हो? आज तो लॉर्ड इनोएडन के साथ मेरी मीटिंग है। एक्सजोन उससे कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिलास के साथ मीटिंग है? क्रिस थोड़ा चौंक जाता है इस बात को सोचकर कि एक्सजोन हिलास को उसके पहले नाम से बुला रहा है। क्या ये एक दूसरे के इतने करीब हैं? एक्सजोन उसे घूरकर देखता है। वो कहता है, हम 99th डोर के ठीक सामने खड़े हैं। अगर हिलास तुमसे मिल रही है, वो भी फोर्सियन फॉरेस्ट तक जाने के लिए, तो इसका मतलब ये है तुम परवेनम के हेड बन चुके हो। क्रिस कहता है, हाँ बिल्कुल, लेडी हिलास ही वो पहली इंसान थी जिसने मुझे कांग्रेचुलेशन कहा। वो बहुत ही अजीब सी जगह थी जहाँ वो मुझे ले गई थी। हर जगह फॉग ही फॉग था। अगर वहाँ लेडी हिलास नहीं होती तो मैं लापता हो जाता। इस बात से एक्सियन को बहुत धक्का लगता है। वो मन में कहता है, आखिर क्यों? मैंने तुझसे कहा था कि मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, वो जब चाहे मेरा इस्तेमाल कर सकती है। फिर उसने मेरी जगह परवेनम को क्यों चुना? अगर मैं इस क्रिस के बच्चे की जान इधर ही ले लूं
तो क्या उसके बाद वो सिर्फ मुझे चुनेगी? एक्जॉन गुस्से में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला होता है। क्रिस डर कर कहता है, लॉर्ड बर्जट आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? एक्जॉन अपनी शक्ति से उस पर हमला कर देता है। क्रिस अपनी फ्रीजिंग पावर से उस हमले को डॉज करता है। वो उससे कहता है, बर्जट हेड पागल हो चुकी हो क्या? एक्जॉन कहता है, फिलहाल के लिए तो मैं पागल हो चुका हूँ। वो उसके ऊपर फिर से हमला करता है। क्रिस उसे फिर से डॉज करता है। एक्जॉन उससे कहता है, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम ऐसी कमजोर ताकत से मेरे आगे नहीं टिक पाओगे। क्रिस कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी सी बात पर भड़क उठेगा और मुझ पर हमला कर देगा। क्या ये हिलाइस इनवेडन के प्यार में इतना पागल है? तभी वहाँ ब्लॉसम के पत्ते गिरने लगते हैं और वहाँ हिलाइस आ जाती है। वो उन दोनों से कहती है कि वो आखिर ये क्या कर रहे हैं। क्रिस हिलाइस को देखकर बहुत खुश होता है। वो हिलाइस से कहता है, देखो ये लॉर्ड बर्जर कैसे पागलों की तरह मुझ पर हमला किए जा रहे हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई, नहीं तो ये मेरी जान ले लेता। हिलाइस उससे कहती है, एक्सियन आखिर ये सब क्या है? एक्सियन वहाँ से जाने लगता है। हिलाइस जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, अब खुश? वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्रिस का पत्ता कट गया होता है। हिलाइस और एक्सियन राजमहल के किसी डोर से किसी रूम में आ गए होते हैं। एक्सियन हिलाइस से कहता है, हिलाइस तुम मेरे पीछे क्यों आई? तुम्हें तो उस परवेनम के बच्चे के साथ जाना था ना, उसी के लिए तो तुम वहाँ आई थी, है ना? हिलाइस कुछ देर शांत रहती है। वो उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहती है, तो क्या तुम चाहते हो मैं वापस चली जाऊं? एक्सियन उसके बगल में हाथ रखते हुए कहता है, तुम पहले से जानती हो मेरा जवाब क्या है और मुझे कोई हक नहीं बनता ऐसा करने का। एक्सियन उस बात को सोचता है जब क्रिस उसे बता रहा होता है कि कैसे वो हिलाइस के साथ 4 सीजन फॉरेस्ट गया था। एक्सियन हिलाइस से कहता है, क्रिश्चियन परवेनम क्या तुम्हारे दिल में वो अभी भी है? हिलाइस कहती है, क्या? आखिर तुम्हारे अंदर इतनी बकवास ख्याल आया कैसे? ये अभी तक की सबसे घटिया गलतफहमी में से एक। इतने में एक्सियन उससे कहता है, तुम उसे देख रही थी, मुझे ये तो याद नहीं क्यों, पर जब तुम मेरे यहाँ थी तब तुम उसे विंडो से देख रही थी। उस टाइम पहली बार था जब मैंने तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस देखे थे। मुझे पता चल गया था क्योंकि कोई भी तुम्हारे चेहरे को देखकर बता सकता था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। हिलाइस मन में कहती है, ये मेरी 5th लाइफ की बात कर रहा है, पर एक्सियन जो सोच रहा है वो बिल्कुल अलग है उससे जो मैं एक्चुअल में उस समय सोच रही थी। हिलाइस एक्सियन से कहती है, मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें वो भी याद है। एक्सियन कहता है, जब मैं उस पर हमला कर रहा था तब मैं बहुत सीरियस था, अगर तुम थोड़ी देर और लेट आती तो मैं उसकी जान ले लेता। बताओ हिलाइस, क्या इसमें गलती मेरी है? हिलाइस उससे कहती है, नहीं। एक्सियन कहता है, क्या हो अगर ऐसे ही मैं उसकी जिंदगी के पीछे पड़ा रहूं? हिलाइस कहती है, मुझे क्रिस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जिए या मरे मुझे उससे क्या। एक्सियन कहता है, अच्छा फर्क नहीं पड़ता, पर ये उस बात को तो नहीं बदल देता ना कि तुमने मेरी जगह उसको चुना अपने साथ जाने के लिए। हिलाइस मन में कहती है, क्या ये हमेशा से इतना नाजुक था? हिलाइस उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उससे कहती है, ओए पागल, इतनी चिंता किस बात की तुम्हें? तुमसे पहले मेरे दिल में कोई नहीं आ सकता, तुम्हें ये दिखता नहीं क्या? हिलाइस उठती है और एक्सियन को किस करती है। एक्सियन के होश उड़ जाते हैं। हिलाइस खुद को तुरंत दूर करती है। हिलाइस खुद से कहती है, क्या उसने उसे किस किया? उसने ऐसा क्यों किया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्सियन उससे कहता है, तुमने मुझे अपनी ओर खींचा। हिलाइस उससे कहती है, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सियन उसके चेहरे को छूते हुए उससे कहता है, तो क्या मुझसे कोई गलतफहमी हुई है? हिलाइस, तुम्हें याद है मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये सब गलतफहमी में कर रहा हूँ तो मुझे खुद से दूर कर दो, मैं तुम्हारी बात को ना नहीं कह सकता, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं तुम्हें किस करूंगा। एक्सियन उसको किस करता है। हिलाइस अपने हाथ से उसे कसकर पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। एक्सियन कहता है, आखिर मुझे गलतफहमी हो ही नहीं सकती, तुम्हारी आंखों को देखकर मैं ये आसानी से बता सकता हूँ कि तुम भी यही चाहती हो। हिलाइस मन में कहती है, नहीं, एक बार अगर मुझे तुम्हारी बातें सुनने की, तुम्हें छूने की और तुम्हें किस करने की आदत पड़ गई तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। मैं शुरू से ही उससे नजरें नहीं मिलाती थी। मैं डरती थी क्या होगा अगर मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया और अपनी फीलिंग्स को बयां कर दिया। पर सच कहूँ तो मैं हमेशा उसके पास रहना चाहती थी, और अब अगर मैं मरना चाहूँ तो मैं चाहूंगी कि मैं इसी जगह और ऐसे ही मर जाऊं। दोस्तों, चलते हैं हिलाइस की 5th लाइफ की आगे की कहानी में, जो अभी भी अधूरी है। मेड हिलाइस को गार्डन में घुमा रही है। हिलाइस वियोलेटा से मिलने के बाद काफी अच्छा फील कर रही है। मेड उससे कहती है कि वो उसे आज फ्रंट गार्डन ले जाएगी, जहाँ फूल बहुत अच्छे खिले हैं। ऐसे टाइम में वहाँ कोई नहीं आता, और मेरी लेडी आपको एक ही जगह से बोर ना हो, इसलिए मैं आपको वहाँ ले जा रही हूँ। तभी हिलाइस की नजर सामने खड़े एक्सियन और वियोलेटा पर पड़ती है। मेड को बुरा लगता है। वो सोच रही थी कि उसे यहाँ सिर्फ एक्सियन मिलेगा ताकि वो हिलाइस और उन्हें मिलवा सके, पर उसका प्लान फेल हो गया। हिलाइस मन में सोचती है, मैं भले ही ज्यादातर अपने कमरे में रहती हूँ, पर मुझे इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। ये दोनों सिंगल हैं और दोनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं। हिलाइस मेड से कहती है कि उसे वापस ले चलो, सूरज की रोशनी यहाँ तेज पड़ रही है। हिलाइस मन में कहती है,
एक्स जोन ने उसे बचाया क्योंकि वियोलेटा ने उससे कहा था, और साथ में वो मुझे यहाँ रहने दे रहा है और मेरी देखभाल कर रहा है ताकि वो वियोलेटा की बोझ को हल्का कर सके क्योंकि वो देख नहीं सकती। वो दोनों साथ में सच में अच्छे लगते हैं। मेड उसको वहां से लेके जा रही होती है, तभी हिलास को पीछे से कोई आवाज देता है। ये एक्स जोन होता है। वो उससे कहता है कि वो उसे उसके कमरे में नहीं मिली, इसलिए वो यहाँ आ गया। तो तुम्हें यहाँ का गार्डन अच्छा लगा? हिलास की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। एक्स जोन चौंक जाता है। वो कहता है, अरे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा था कि तुम यहाँ नहीं आ सकती, तुम्हारी जब मर्जी हो यहाँ आओ, और मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। हिलास उसे लेते हुए कहती है, ये तुम मेरे लिए लाए हो? वो मन में कहती है कि उसे लगा कि ये वो वियोलेटा के लिए लाया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं वियोलेटा ने उससे कहा होगा ये फूल मुझे देने को? ये लोग इतने अच्छे हैं कि ये ऐसा ही कर सकते हैं। हिलास बताती है कि उसने आसपास के लोगों से सुना है कि उसके फादर को राजमहल की जेल में डाल दिया गया है उस ब्लड को मुझ पर इस्तेमाल करने की वजह से, पर इनमें से किसी ने मुझे इस बारे में नहीं बताया। जाहिर सी बात है इन्हें मेरी चिंता है। हिलास के पीछे खड़ी मेड उन फ्लावर्स को देखते हुए कहती है, ओ ये मैरीगोल्ड हैं, ये इन फ्लावर्स का नाम है। इसका मतलब होता है वो खुशी जो आने वाली है। हिलास ये बात सुनकर खुश हो जाती है। उसे वो फ्लावर्स पसंद आते हैं। एक्स जोन अचानक से बदले उसके वो रिएक्शन को देखकर हैरान होता है। हिलास उससे कहती है, मिस वियोलेटा को इन फ्लावर्स के लिए थैंक्स कह देना। एक्स जोन कहता है, वैसे मैं कोई थैंक्स सुनना नहीं चाहता था, पर ये फ्लावर्स मैंने अपने हाथों से इकट्ठा किए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर हिलास की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक्स जोन कहता है, उससे खुशी हुई तुम्हें ये पसंद आए। हिलास उसकी बात सुनकर अपने चेहरे को तुरंत नीचे कर लेती है। उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगता है। वो कहती है कि उसने वो देख लिया जो उसे देखना नहीं चाहिए था। This beautiful day, and you're smiling, holding on to you tight. I guess our hearts cannot lie, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one who showed me if we're together.